आज के इस YouTube गोष्ठी में लखनऊ मंडल और श्रावस्ती जनपद के जुड़े सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन के बारे में है। आप अवगत हैं कि यह पूरे प्रदेश में 7 जनपदों में यानी लखनऊ मंडल के 6 जनपद एवं श्रावस्ती में पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन का पायलट किया गया है तथा पूरे ही प्रदेश में 2,09,000 टैबलेट्स का वितरण भी किया जा रहा है। दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में आज आप सब साथियों की उन्मुखीकरण के लिए ये यूट्यूब गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस YouTube लाइव के लिंक को सभी साथियों के साथ जोड़कर सभी साथियों को जोड़ें। केवल अभी 300 साथी ही इस सत्र में जुड़ पाए हैं, जबकि संख्या कहीं ज्यादा अधिक है इस हमारे शिक्षकों की इन 7 जनपदों में। तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपया अपने शिक्षक साथियों को जोड़ें और हम 2 मिनट और देंगे और 11:05 तक हम इस सत्र को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। Good morning, everyone. This is Sameer Sharma from Samsung. Hope you are able to hear me. जी समीर जी, आप ऑडिबल हैं। हम YouTube पे लाइव भी हैं। जी, तो हमारे सत्र में अब करीब 2,000 के करीब साथी जुड़ गए हैं। आ, आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है आज के इस सत्र में और सभी से अनुरोध है कि इस सत्र में अधिक से अधिक साथियों को जोड़ें। इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा गुणवत्ता यूनिट के विशेष विशेषज्ञ आ, वरिष्ठ विशेषज्ञ माफ करिएगा, वरिष्ठ विशेषज्ञ श्री आनंद पांडे जी का कि इस सत्र को प्रारंभ करें। आनंद पांडे जी। थैंक यू राघव जी। आज के इस सत्र में उपस्थित हमारे एनबीसी सेल के साथीगण, आदरणीय शिक्षकगण और विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी और मेंटर कैडर के साथी, डिजिटाइजेशन के बारे में, रजिस्टर्स के डिजिटाइजेशन के बारे में महत्वपूर्ण सत्र है। सबसे पहले हम लोगों ने विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की, टीसी ट्रेनिंग, मेंटर कैडर के साथ चर्चा की। एक एक समय था जब हमारे पास पंजिकाएं फिजिकली व्यवहृत की जाती थी और फिर हम लोगों ने टाइम एंड मोशन की स्टडी की और देखा कि
पंजिकाओं के ढेर लगे हुए थे ढेर सारे विद्यालयों में। 10 से अधिक जनपदों में हम लोगों ने स्टडी की। मैं खुद भी उस टीम का हिस्सा रहा हूँ एक दो जनपदों में। और फिर विभाग ने ये सम्यक निर्णय लिया कि पंजिकाओं को रेशनलाइज किया जाए। पंजिकाएं जिनकी आवश्यकता नहीं है वो व्यवहृत नहीं की जाए। कई जनपदों में 40 पंजिकाएं व्यवहृत की जा रही हैं, कहीं 50 व्यवहृत की जा रही हैं, या 30-35। कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई निर्देश नहीं था। और फिर ये विभाग ने अनुभव किया और निर्णय किया कि पंजिकाएं सिर्फ 14 होनी चाहिए। उसमें भी चूंकि हम लोगों का था कि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से टाइम ज्यादा ले रहे हैं, हमारे शिक्षण कार्यों में बाधा पहुंचा रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है। तो 2 वित्तीय पंजिकाएं भी मर्ज करके एक कर दी गई। एक शिक्षक डायरी है, तो कुल बची हमारे पास 12 पंजिकाएं। उसमें भी एक पंजिका निरीक्षण की है। सारे अधिकारियों को, मेंटर कैडर को सपोर्टिव सुपरविजन के लिए दिया गया है। उनको भी जरूरत नहीं है कोई कुछ अंकन करने की। फिजिकली निरीक्षण पंजिका केवल विशिष्ट अधिकारियों के लिए ही उपयोग के लिए रह गई है, क्योंकि सबको, सारे अधिकारियों, जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है, ब्लॉक टास्क फोर्स है, उनके लिए पासवर्ड लॉगिन उपलब्ध करा दिए गए हैं। वो प्रेरणा ऐप के माध्यम से ही, जो निरीक्षण ऐप है उसके माध्यम से ही इंस्पेक्शन करते हैं। अभी शासन का निर्णय हुआ कि ये पंजिकाएं भी जरूरत नहीं है कि उनको फिजिकली रूप में व्यवहृत किया जाए। आप एक बार कल्पना करिए कि अगर एक शिक्षक, मान लीजिए हमारे पास 7 लाख शिक्षक हैं, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक हैं, और सिर्फ सीएल के लिए अप्लाई करते हैं हम सारे लोग। 14 सीएल लेते हैं साल में। मैटरनिटी लीव है और सीसीएल है, जो जो हमारी लीव्स केवल हैं। अगर हम एक बार एक पेज खर्च करते हैं तो 7 लाख शिक्षकों के हिसाब से लगभग 1 करोड़ पेजेस हम केवल लीव्स में खर्च करते थे। आपका मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से लीव्स स्ट्रीमलाइन कर दी गई, ऑनलाइन कर दी गई। आपका ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर हुआ, आपके लिए सिस्टम हुआ और इको फ्रेंडली सिस्टम हुआ। और डेटा भी कहीं ऑफिस में किसी को मेंटेन नहीं करना है। इतना इजी एक्सेस सबके लिए, एवरी टाइम एवरीवेयर आप कर सकते हैं। अभी सारी पंजिकाएं आपको प्रेरणा ऐप पे मिलने वाली हैं। ये निर्देश दे दिए गए हैं, जैसा हम लोगों ने पहले आपसे शेयर किया है कि पंजिकाओं को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है और वो डिजिटाइज किया जा रहा है। ये पंजिकाएं आप विद्यालय स्तर पर व्यवहित करेंगे। हमारी टेक्निकल टीम आपसे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेगी, क्या डूज डोंट्स हैं और कैसे आपको। और ये सपोर्ट सिस्टम हमेशा रहेगा, सिर्फ आज का नहीं है। आपको मैनुअल शेयर किए जाएंगे, आपको वीडियो शेयर किए जाएंगे, आपके साथ विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से सपोर्ट मिलेगा। तो ये सपोर्ट हमेशा हम लोग आपको अवेलेबल कराएंगे। जहां कहीं भी समस्या हो, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल के अधिकारियों से आप शेयर करिए, हम आपके साथ रहेंगे। कुछ पंजिकाएं हैं जो दैनिक रूप से भरी जानी है, उपस्थिति रिलेटेड पंजिका है। और बाकी पंजिकाएं हैं मेमडीएम या कार्मिक छात्र उपस्थिति की डेली भरनी है। रेस्ट पंजिकाएं आपको यथा समय, जब जैसा निर्देश आता है। ये सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि पंजिकाएं जो फिजिकल थी उनका स्वरूप डिजिटल हो गया है। कोई नया, बस तरीका नया है, सारा वर्किंग सेम है, जो आपका टाइम बचाएगा, आपको सपोर्ट करेगा। आपको डर नहीं है कि हमें कोई रिकॉर्ड सुरक्षित रखना है, खुद को सुरक्षित रखना है। रिकॉर्ड सेम टाइम एवरीवेयर है। आप सोचिए कि अभी हम अधिकारी लोग निरीक्षण करने जा रहे हैं, बीओ साहब, बीएसए साहब। आपको कमियां ढूंढने में, निरीक्षण में एक दृष्टि होती है जो कमियां ढूंढने में रहती है। अभी जरूरत ही नहीं है। आप, उनको पता है, हमें पता है, डिपार्टमेंट को पता है, आपको ही पता है। तो ये आपको निर्भयता देता है। आप निर्भय हो जाते हैं कि हमारा सारा डेटा पब्लिक डिपार्टमेंट के पास है, सर्वर पे है, सुरक्षित रूप में है। तो मैं किस समय विद्यालय आया, मैंने क्या डेटा भरा हुआ है, तो सारा डिपार्टमेंट फोकस्ड होगा सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे। अधिकारियों का निरीक्षण भी सपोर्टिव सुपरविजन बन जाएगा, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट का मेन इशू है, कोर इशू है लर्निंग आउटकम बच्चों का। डिपार्टमेंट के 2 स्टेक होल्डर हैं, टीचर एंड स्टूडेंट। रेस्ट हम सभी लोग फैसिलिटेटर हैं, आपको अच्छा इकोसिस्टम देने के लिए, अच्छा सपोर्ट सिस्टम देने के लिए, अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए। ये
जब सारा डेटा डिपार्टमेंट के पास, बीएसए के पास, बीओ के पास, राज्य स्तर की ऑफिस के पास है, तो एक तो आपका वो समय खत्म हो गया कि कब तक आप ये डेटा रजिस्टर सोचिए कि जब सीएल में 1 करोड़ पेजेस एक साल में खर्च हो सकते हैं केवल अपनी 14 सीएल के लिए, फिर ये रजिस्टर सब मेंटेन करने हो तो कब तक करेंगे? ऐसा कोई सेक्टर है अभी जहां पे इस तरह से फिजिकल वर्क हो रहा हो? आप ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, मेडिकल सेक्टर ले लीजिए, कोई भी सेक्टर, यूनिवर्सिटीज का, माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं का 55 लाख 60 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, कितने का रिकॉर्ड आप मैनुअल रखेंगे? कब तक रखेंगे? तो ये कुछ चीजें हमें एलिमिनेट करनी ही पड़ेंगी, अच्छी चीजें सिस्टम में ऐड करनी ही पड़ेंगी, और बाकी जो चीजें हैं वो स्ट्रीमलाइन करनी होंगी। तो डिपार्टमेंट जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो जरूरत नहीं है, उन्हें एलिमिनेट कर रहा है, आपके साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म को ऐड कर रहा है, आईसीटीज आ रही हैं, स्मार्ट क्लासेज आ रहे हैं, टैबलेट्स आ रहे हैं, एसओपी उसके बारे में आपको दी जा रही हैं, हर जगह हम लोग हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। और फिर आपके साथ निरंतर ये मैनुअल रिकॉर्ड कब तक रख सकते हैं? ये एक सीमा है, आज नहीं कल हमें इसको स्विच करना ही था, वो समय आ गया है। और अब पूरा डिपार्टमेंट हर सेक्टर में जा रहा है। आपने देखा मान्यता का कर लिया, आपके सर्विस रिलेटेड इश्यूज हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा ऑनलाइन आ रहा है, क्योंकि अब वो समय नहीं है, ये नीड नीड है हमारे समय की कि हमें टेक प्लेटफॉर्म पे ही आना है। और कोई भी, अभी आप कोई रजिस्टर गुम हो गया, एफआईआर कराने जा रहे हैं, एफआईआर करने की जरूरत ही खत्म अभी आपको, क्योंकि सारा डेटा सेव है। आपका चार्ज हैंड ओवर करना है, टेक एन ओवर करना है। पता चला कि एक टीचर का जब कभी ट्रांसफर हुआ तो एक एक चीज काउंट करनी है कि मैंने अपने ट्रांसफर के समय, पोस्टिंग के समय क्या लिया था, क्या हैंड ओवर करूंगा, वो भी समय नहीं। अभी डिपार्टमेंट आपके साथ ऐसा, जैसा बीएसके के माध्यम से रिव्यू के इतने इजी वन पेजर एक्सेस बना दिए गए, आपको क्लिक ऑफ द बटन पे अवेलेबल होगा कि आपने अपने समय क्या चीजें ली, क्या चीजें समय सापेक्ष खर्च हो गई जिसकी जरूरत नहीं थी, और अभी जो रिकॉर्ड के रूप में रहना था वो आपने एक्स से वाई को ट्रांसफर कर दिया। इतना इजी हो जाएगा। बीएसए को भी आपको एनओसी इशू करने में कोई समस्या नहीं, बीओ को कोई समस्या नहीं। तो ये कई तरीके को आपको निर्भयता देगा, सपोर्ट देगा। आपके पास केवल और केवल अपना पूरा टाइम टीचिंग पे लगाने का मिलेगा, और आप सशक्त होंगे, एम्पावर होंगे, क्योंकि आपके पास डेटा की ताकत है, आपके पास ट्रांसपेरेंसी की ताकत है। आप कहीं भी ऑथेंटिक वे में अपनी बात रख सकते हैं कि ये चीज है। अब्राहम लिंकन का एक कथन है, लेट द पीपुल नो द फैक्ट्स एंड कंट्री विल बी सेव। आपने सारा कुछ जब सबके साथ है तो किससे डरना है और किससे छुपाना है? कुछ भी नहीं। इस मंतव्य को समझ के, और हमारा जो कोर इशू है, जब हमारा पूरा डिपार्टमेंट, अधिकारी, मेंटर कैडर, शिक्षक सब एक बच्चों की पढ़ाई के लिए, और पूरा डिपार्टमेंट आपके शिक्षकों और बच्चों के सपोर्ट के लिए काम करेगा, हमारा जो निपुण का लक्ष्य है वो भी टाइमली अचीव होगा, और सारे बच्चों के लिए अचीव कर पाना संभव होगा, क्योंकि सारा डेटा हमारे पास सेंट्रली अवेलेबल रहेगा। इसलिए कहीं किसी शिक्षक को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं किसी बीएसए बीओ ऑफिस का आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, और न आपके प्रति कोई मैलाफाइड इंटेंशन रख सकता है, न कभी आपको कार्रवाई झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास सशक्त डेटा होगा, ऑथेंटिक डेटा होगा, रियल टाइम डेटा होगा, जो आपको एम्पावर करेगा, जो आपको निर्भयता देगा, सुदृढ़ता देगा, और आपको एक बेहतर स्कूल लीडर के रूप में डेवलप करने में सहायक होगा। अभी डिपार्टमेंट ने आपके साथ टैबलेट उपलब्ध कराए हैं, लगभग 50 डिस्ट्रिक्ट्स में टैबलेट उपलब्ध कराए जा चुके हैं, और आईसीटी लैब सारी बीआरसी पे स्थापित की जा रही है। फेज वाइज आपके सारे अपर प्राइमरी फर्स्ट फेज में स्मार्ट क्लासेज और से सैचुरेट किए जा रहे हैं। हम लोगों ने 18,381 स्मार्ट क्लासेज इंस्टॉल करने का कार्य शुरू कर दिया है, प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, स्थापना की अब सेटअप की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा लैब जो हमारी आईसीटी लैब बीआरसी पे लगनी है वो 50% से अप्रॉक्स लग चुकी हैं, रेस्ट भी 15 अगले 1-2 हफ्ते में, 2-2.5 मैक्सिमम 2 वीक्स लग जाएंगी। ऐसे ही टैबलेट्स भी आपको दिसंबर में सारे जनपदों में प्राप्त हो चुका होगा। एसओपीज आपके साथ शेयर की गई हैं, और है क्या इसमें, आपको सारा डिजिटल कंटेंट अवेलेबल होगा, आपके स्कूल्स के लिए जरूरी चीजें होंगी, जो आप डेली लेसन प्लान, कस्टमाइजेशन प्लान पा सकते हैं,
डिपार्टमेंट ने इतनी अच्छी संस्थाओं के साथ जुड़ाव किया है, एमओयू किया है कि आपको पूरा का पूरा एक बेहतर इकोसिस्टम, एक बेहतर व्यवस्था मिल सके जो केवल और केवल आपको स्ट्रेंथन करे, एम्पावर करे और आगे बढ़ाए। सिम के लिए निर्देश दिए गए हैं, सिम इंटरनेट के लिए, कि आप कंप्यूटर ग्रांट से क्रय कर सकते हैं इसको, जिसका निर्देश और फंड अतिशीघ्र कंप्यूटर ग्रांट का अलग से जा रहा है, लेकिन आपको क्रय करने का दे दिया गया कि आप समायोजन इसका कर सकते हैं उससे। डिपार्टमेंट इतना, हमारे डिपार्टमेंट का मेन स्टेक होल्डर क्या है? स्टूडेंट एंड टीचर। हम सब फैसिलिटेटर हैं, आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्वालिटी डिजिटल कंटेंट हो, क्वालिटी रिसोर्सेज हो। अभी डिपार्टमेंट ने मैथ्स के लिए खान संस्था से, खान एकेडमी से एमओयू किया है, एम्बाइब से किया है, दीक्षा का प्लेटफॉर्म आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध है, आईआईटी गांधीनगर से एफएलएन एंड स्टेम रिलेटेड वीडियोस बनाए जा रहे हैं, और ये सब आपको अवेलेबल हो रहा है। गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं गवर्नमेंट से कि वो हमारा पूरा का पूरा एक वाटर शेड कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के लिए समय है जब हम कंप्लीटली ऑफलाइन से ऑनलाइन समय में आ गए हैं और आपको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं हर लेवल पे। ये कल्चरल शिफ्ट है, और ये 21st सेंचुरी की स्किल्स की बात जहां हो रही है, तो क्या हम हमारे बच्चों को, हमारे कैंपस को, हमारे टीचर्स को बिना इन माध्यमों से स्ट्रेंथन किए आगे बढ़ सकते हैं? जो विजन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, जो विजन है 21st सेंचुरी स्किल्स का, वो बिना डिजिटल प्लेटफॉर्म के, टेक प्लेटफॉर्म के संभव नहीं हो सकता है, अचीव नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे का जो जॉब एरियाज आ रहे हैं, तो बच्चों को शुरू से ही मोटिवेट होना है ऐसे माध्यमों के लिए, ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए। और वो तभी हो पाएगा जब आप सशक्त होंगे, जब आप वही चीजें कर रहे होंगे, तो वो एक कल्चर डेवलप होगा हमारे स्कूल्स के लिए। हर समय सेम चीजें होंगी, बच्चा आप जो पढ़ाते हैं, करते हैं, वो आपको देख, उसके साथ साथ ही आपका बिहेव कैसा है, आप कैसा बच्चों के साथ टेक चीजों पे कैसे कर रहे हैं, तो बच्चा का आदर्श व्यक्ति उसका शिक्षक होता है। हम लोग भी अपने गुरुजन को फॉलो किए, अभी भी हमारे बच्चे सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर करते हैं उन पे, अगर कोई बात बिलीव करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक, उसके बाद ही किसी की बात वो मानते हैं। तो ये एक कल्चरल शिफ्ट है जो आपके माध्यम से बच्चों में और पूरे समाज में लानी है। और इसके लिए डिपार्टमेंट ने क्या किया है, आपके साथ एसओपी शेयर की है और हर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, और ये हम डिपार्टमेंट के रूप में आपको आश्वस्त करना चाह रहे हैं। और जो भी लोग टेक से दक्ष हैं, समझते हैं उन चीजों को, उन्हें पता है कि ये डेटा स्टोरेज और कितना सही होता है, रियल टाइम होता है, और इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि इसमें कोई थेफ्ट की, कोई मैनिपुलेशन की गुंजाइश ही नहीं होती है। ये आपको फियरलेस बनाएगा, एम्पावर करेगा, आपको एफिशिएंट करेगा, आप टीचिंग में, असेसमेंट में और पूरे ओवरऑल डिपार्टमेंट के आउटपुट में अपना बेहतरीन योगदान दे पाएंगे। और फिर आप देखेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। आपको बेनिफिट समझ में आएगा कि जैसे आप देखेंगे इको फ्रेंडली है, टाइम बचा रहा है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो टाइम था वो कम हो रहा है, और एक्सेस, इजी एक्सेस है, पर्यावरण को सपोर्ट करने वाला सिस्टम है। और सपोर्ट सिस्टम जो आपको टेक वाला चाहिए, आपके डिस्ट्रिक्ट पे आपके एमआईएस हैं, डीसी ट्रेनिंग है, एसआरजी हैं, एआरपी हैं, हम लोग समय समय पे आपसे वीडियो शेयर करेंगे, आपसे यूट्यूब सेशन अभी कर रहे हैं, ये भी कंटिन्यू रखा जाएगा। आपको विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से सपोर्ट मिलने वाला है, एसओपी समय समय पे शेयर की जा रही हैं। अगर हमने अपना माइंडसेट अच्छा कर लिया, माइंडसेट अडॉप्ट करने वाला कर लिया, ये सोच लिया कि समस्या एक होता है कि मैं इसे नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, हाउ, हमें तुरंत सोल्यूशन मिल सकता है, हमें ऐसा पीयर लर्निंग वाला ग्रुप मिल जाता है, नेटवर्क सपोर्ट मिल जाता है, और हम चीजों को कर ले जाते हैं। तो वो फिर हमारा नॉलेज, हमारा स्किल, हमारा माइंडसेट, और इसमें पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ हमेशा, हर समय आपके साथ है, हर पल आपके साथ है। आप जब भी चाहें अपनी क्वेरी करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे।
आप ये पाएंगे कि ये कंप्लीट सिस्टम आपको सपोर्ट करने के लिए है, डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए और ये समझाने के लिए कि वाकई में इतने डिजिटल संसाधनों में विभाग द्वारा निवेश क्यों किया जा रहा है और इसका क्या महत्व है और हमारे शिक्षकों के लिए क्या सरलता और क्या सुगमता उनके लिए होगी। इसी के साथ हम इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। अब जो है हम डिजिटल डिजिटल पंजिकाओं पे ओवरऑल एक प्रशिक्षण करेंगे, यानी ओवरऑल हमारे दिशा निर्देश, हमारी गाइडलाइंस क्या हैं उसके बारे में हम जानेंगे। मैं राघव कटियाल हूँ, निपुण भारत सेल से। सभी साथियों को नमस्कार। तो सबसे पहले ये पंजिकाएं, जैसे आपको पहले बताया गया है, प्रेरणा ऐप के माध्यम से ये पंजिकाएं उपलब्ध हैं। सबसे पहले हमारे को करना है कि प्रेरणा ऐप हमको डाउनलोड करनी है और उस पर अपना रजिस्ट्रेशन हमारे को कराना है। देखिए अभी के जो आंकड़े हम देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि किसी भी जनपद में, यानी 7 जनपद जिनमें लॉन्च हुआ है, उनमें किसी भी जनपद में 25% से अधिक शिक्षकों ने प्रेरणा ऐप में अभी लॉग इन भी नहीं किया है। तो पंजिकाओं का उपयोग एवं और उनको नियमित रूप से व्यवहारित करना तो दूर की बात है। इसीलिए सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि प्रेरणा ऐप को डाउनलोड करें और उसमें अपने एमडीएम में रजिस्टर्ड नंबर से ही लॉग इन करें। लॉग इन सब साथियों के ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये सुनिश्चित करना है कि हम प्रेरणा ऐप में डाउनलोड करके लॉग इन कर लें। उसके अंदर रजिस्टर आइकन में हम जाएंगे तो हम अपना रजिस्टर देख पाएंगे और रिपोर्ट आइकन में जो है सभी सूचनाओं का सारांश देख पाएंगे। और सिंक डेटा का एक बटन रहता है जिसमें ऑफलाइन यूजेज करने के बाद भी इस डेटा को आप ऑनलाइन सिंक कर सकते हैं सर्वर के साथ। जैसे बताया गया, पहले 12 पंजिकाएं डिजिटाइज की जा रही हैं और 20 नवंबर से आपके सब जनपदों में ये जो है पायलट प्रारंभ हो चुका है। इसी के साथ में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये देखा जा रहा है कि दैनिक शिक्षक उपस्थिति, छात्र उपस्थिति जो है, केवल अगर इन 7 जनपदों का वो देखें तो केवल 3% विद्यालयों में ही अभी तक दैनिक छात्र उपस्थिति लगाई गई है। 3% विद्यालयों में ही दैनिक शिक्षक उपस्थिति लगाई है और दैनिक एमडीएम का उपभोग वो 1% विद्यालयों में ही इन 7 जनपदों में लगाया गया है। खेरी, रायबरेली, हरदोई, श्रावस्ती, इन सब में और अभी हमको बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। सीतापुर में फिर भी जो है स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी केवल 8% पर तो हमने अभी शुरुआत ही करी है। तो इसीलिए सभी साथियों से फिर से अनुरोध करूंगा कि प्रेरणा ऐप डाउनलोड करके अपने एमडीएम वाले नंबर से इसमें रजिस्टर कर लें और डिजिटल दैनिक शिक्षक उपस्थिति, छात्र उपस्थिति और एमडीएम का उपभोग, इसकी इन तीनों पंजिकाओं का दैनिक प्रयोग जो है आप शुरू करें। इसी के साथ में ये बताएंगे कि पंजिकाओं के लिए जो है प्रेरणा पोर्टल पर क्या हमारे को प्रेरणा पोर्टल पर हमारे को क्या है, तो प्रेरणा पोर्टल पर जो है जनपदवार हमारे को इसका डेटा मिलता रहेगा। आपको भी अपने लॉगिन पे भी मिलता रहेगा कि क्या क्या किस तरीके से हमारी अडॉप्शन हो रही है, यानी एक सप्ताह, एक महीने में हमने कितनी बार जो है केवल दैनिक छात्र उपस्थिति, शिक्षक उपस्थिति और एमडीएम ही नहीं बल्कि बाकी जो 8 पंजिकाएं हैं, स्टॉक हो, लाइब्रेरी पुस्तकालय हो, आय व्यय हो, पत्र व्यवहार हो, उन सब पंजिकाओं के बारे में कितनी हमने उसका यूजेज किया, उस सब का डेटा जो है आपको ऑनलाइन प्रेरणा पोर्टल पे एक डैशबोर्ड में आपको उपलब्ध है, जो इजीली आप अपने सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। साथ ही में ओवरऑल आपको बताएंगे कि कैसे आप इन सब पंजिकाओं का एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले छात्र उपस्थिति पंजिका, इसको आप प्रेरणा ऐप में रजिस्टर वाले सेक्शन में और उपस्थिति पंजिका में जाकर के विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका आपको उपलब्ध रहेगी और छात्र उपस्थिति आपको इसके अंदर नियमित रूप से टाइम फेंसिंग से भरनी है। तो इसमें यह सुनिश्चित करना है कि अभी जो है हमारा सुबह 9 बजे से 10 बजे तक के बीच में ही हम सभी छात्रों की उपस्थिति भरें। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसके अंदर ये भी जानने की है कि ये छात्र उपस्थिति जो भी उस कक्षा के शिक्षक होंगे, जो भी उस कक्षा में मैथ शिक्षक होंगे, उनके द्वारा अपनी क्लास की छात्र उपस्थिति भरी जानी है। यदि किसी दिन कोई शिक्षक अवकाश में है तो उस दिन वह उनके प्रधानाध्यापक या फिर अन्य कोई शिक्षक भी छात्र उनकी कक्षा के छात्र उपस्थिति को अंकित पंजिका में कर सकते हैं। तो ये एक्सेस विद्यालय के सभी शिक्षकों को दिया गया है कि वो अपने विद्यालय के सभी कक्षाओं में छात्र उपस्थिति अंकित कर सकते हैं। ये हमको ध्यान देना है कि केवल प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक ही आप छात्र उपस्थिति अंकित कर सकेंगे। दूसरी बात, कार्मिक उपस्थिति पंजिका। तो इसके अंदर हमारे को 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज ये है कि प्रातः 8:45 से 9 बजे तक सुबह में ओपनिंग अटेंडेंस और फिर क्लोजिंग अटेंडेंस
3:15 से 3:30 बजे तक दोपहर में हमारे को अपनी कार्मिक उपस्थिति हमारी पंजिका में दर्ज करनी है। तो एक ये टाइम फेंसिंग का इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसके बारे में हमारे को ध्यान रखना है। दूसरा एलिमेंट जो इसके अंदर है वो ये है कि जियो फेंसिंग इसके अंदर लगाई गई है, यानी जो भी आपके विद्यालय की जियो फेंसिंग लोकेशन है जो ऑलरेडी प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित की गई है, उसी जियो फेंसिंग के 50 मीटर वर्ग के अंदर ही रह करके आपको अपनी उपस्थिति अंकित करनी है, ओपनिंग उपस्थिति और क्लोजिंग उपस्थिति भी। तो ये आपको सुनिश्चित करना है कि एक प्रत्येक दिन ओपनिंग उपस्थिति और क्लोजिंग उपस्थिति आप उसमें अंकित कर रहे हैं। तीसरी चीज इसके अंदर ये भी है कि आपकी द्वारा दर्ज की गई उपस्थिति का प्रधानाध्यापकों द्वारा सत्यापन किया जाएगा, जो भी आपने उस दिन उपस्थिति अंकित की है। तो इससे जो है सुनिश्चित रहेगा कि डेटा जो है हमारे पास वो क्लीन और सिस्टमेटिक डेटा हमारे पास, ट्रूथ रिपोर्टिंग का डेटा हमारे पास कार्मिक उपस्थिति, शिक्षक उपस्थिति के संबंध में आ रहा है। आगे बढ़ते हुए एमडीएम पंजिका, तो बच्चों की क्या संख्या थी उस दिन और क्या मेन्यू में आइटम बनी, और उसी के हिसाब से जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर के आपको एमडीएम की पंजिका भरी जाएगी। इसको भी टाइम फेंसिंग किया है, यानी 1:30 बजे तक आपको इस पंजिका को भरना है। और दैनिक रिपोर्ट भी आपको भरनी है और एक मासिक रिपोर्ट जो है उसके अंदर भी आपको सूचना देनी है। इसी के साथ में जो हमारी अन्य पंजिकाएं हैं, चाहे वो स्टॉक पंजिका हो, पुस्तकालय निःशुल्क पुस्तक विवरण, पत्र व्यवहार, आय व्यय, बैठक, बाल गणना, छात्र प्रवेश, इन सब पंजिकाओं का भी एक्सेस आपको प्रेरणा ऐप में ही उपलब्ध है। 2 या 3 इसके अंदर मुख्यतः हम बात आपको बताएंगे। पहली बात तो ये कि छात्र प्रवेश पंजिका, तो छात्र प्रवेश पंजिका आपको उसके अंदर उपलब्ध है, लेकिन जैसे ही आप छात्र प्रवेश पंजिका पे आप जाएंगे तो वो आपको प्रेरणा डीबीटी ऐप की तरफ रीडायरेक्ट करेगा, क्योंकि सभी छात्रों के नामांकन को अब डीबीटी ऐप से संचालित किया जा रहा है। तो आपको छात्र प्रवेश के लिए प्रेरणा डीबीटी ऐप से ही आपको उसका इस्तेमाल करना होगा। और यदि आपके विद्यालय में छात्रों की संख्या कुछ ऊपर नीचे घट करके या बढ़ करके आ रही है, तो आपको सुनिश्चित करना है कि सभी के सभी आपके विद्यालय के छात्र प्रेरणा प्रेरणा डीबीटी ऐप में पंजीकृत हैं, जिससे कि वो प्रेरणा ऐप में भी आपके रजिस्टर्स में भी प्रदर्शित होंगे। इसी और निरीक्षण ऐप को जो है उनको भौतिक रूप से ही जिस तरीके से अभी व्यवहित किया जा रहा है उसी तरीके से व्यवहित किया जाएगा, और इसी तरीके से हमारी सारी की सारी पंजिकाएं डिजिटाइज होंगी। आखिरी में एक ये इन्फोग्राफिक है। इस इन्फोग्राफिक को हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आप सब साथियों के साथ साझा करेंगे, जिसमें हमारे को तीन मुख्यतर बातों को सुनिश्चित करना है। पहली ये कि हम सभी साथी प्रेरणा ऐप को डाउनलोड कर लें और उसमें अपने एमडीएम में रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन कर लें। तो पहली ये, अभी केवल 1/4 शिक्षकों ने ही लॉगिन किया है, तो हमारे को ये सुनिश्चित करना है कि 100% शिक्षक साथी प्रेरणा ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और एमडीएम द्वारा दिए गए नंबर, एमडीएम में रजिस्टर्ड नंबर से ही उसके अंदर लॉगिन कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो हमारी दैनिक पंजिकाएं हैं, यानी हमारी दैनिक शिक्षक उपस्थिति, छात्र उपस्थिति और एमडीएम, उन तीनों को हम दैनिक रूप से व्यवहित कर रहे हैं और जियो फेंसिंग, टाइम फेंसिंग के रूप से ही उसका हम संचालन कर रहे हैं। और तीसरी इसके अंदर मुख्यतर बात जो है वो ये है कि सभी आप सब साथियों से ये अपेक्षा है कि जो हमारे ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली, कुछ साथी हमारे ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली हैं, कुछ कम टेक्नो फ्रेंडली हैं, तो जो भी हमारे टेक्नो फ्रेंडली साथी हैं, चाहे आप शिक्षक संकुल हैं, आप एआरपी हैं, आप एसआरजी हैं, या आप अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं, या कोई भी हो सकते हैं, आपको अपने आसपास के सभी साथियों को इसमें सहयोग करना है। एक एक दूसरे के साथ चल करके हमको इस जर्नी में चलना है और सभी पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन करना है, जो पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में इतना बड़ा रिफॉर्म आज किया जा रहा है। इसी के साथ मैं अपना सत्र यहीं पे समाप्त करूंगा और अनुरोध करूंगा राहुल जी से, जो निपुण भारत सेल के सदस्य हैं, कि तकनीकी बिंदुओं पर हमारा पंजिकाओं से संबंधित तकनीकी बिंदुओं पर हमारा उन्मुखीकरण करें। राहुल जी। नमस्कार सभी को। अभी हमने टैबलेट और डिजिटल पंजिकाओं के दिशा निर्देश देखे, बात हुई कि प्रेरणा ऐप के माध्यम से रजिस्टर भरे जाने हैं। तो आइए अब इस तकनीकी सत्र में देखते हैं कि प्रेरणा ऐप पर कैसे पंजिकाएं एक्सेस कर सकते हैं, कैसे रजिस्टर भर सकते हैं और कैसे रिपोर्ट देख सकते हैं। तो कुछ वीडियोस के माध्यम से देखते हैं, इन तकनीकी गतिविधियों को समझते हैं। सबसे पहले सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और प्रेरणा ऐप सर्च करें। आप प्रेरणा ऐप आपको दिखेगी, वहां पे प्रेरणा ऐप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ प्रेरणा ऐप विजिबल है। प्रेरणा ऐप इंस्टॉल करने के पश्चात आपको लैंग्वेज या भाषा चुनने का ऑप्शन आएगा। आप अपने अनुसार भाषा चुन लें। यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंटर करें
सुनिश्चित करें कि ये मोबाइल नंबर आपका एमडीएम डेटाबेस में एंटर्ड है। जो मोबाइल नंबर एमडीएम में रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे यूज करें। ओटीपी जनरेट बटन पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको 30 सेकंड तक वेट करना पड़ सकता है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। वो 4 डिजिट का ओटीपी यहाँ पे एंटर करें और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। जब आप ओटीपी एंटर कर देंगे तो पहली बार लॉगिन करने पर आपको पिन जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। पहली बार अपना 4 डिजिट का पिन जनरेट करें और इस पिन को याद रखें। अब अगली बार जब लॉगिन करेंगे तो इसी पिन के माध्यम से लॉगिन कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पिन जनरेट हुआ, फिर सेम पिन से ही लॉगिन हुआ। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखने लगेगा। यहाँ पे आगे बढ़ने का ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको एरर दिख रहा है कि लोकेशन रिजेक्ट हो गई है। लोकेशन रिजेक्ट हुई है क्योंकि आपकी लोकेशन वेरीफाइड नहीं है, आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं। इस स्थिति में विद्यालय की 3 फोटोज आपको अपलोड करनी होंगी। सुनिश्चित करें कि एक फोटो में विद्यालय की बिल्डिंग दिख रही हो जिसमें यूडाइस कोड हो, एक फोटो में विद्यालय की बाउंड्री दिख रही हो और एक फोटो ऐसी हो जिसमें कक्षाएं दिख रही हो। इस तरह से आप 3 फोटोज अपलोड करें। 3 फोटोज अपलोड करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ समय में आपकी लोकेशन वेरीफाई हो जाएगी। इस वेरिफिकेशन प्रोसीजर में कई बार 10 मिनट तक का समय लग सकता है, तो कृपया वहां पे थोड़ा वेट कर लें। इस स्टेप के बाद आप बैक बटन पे क्लिक कर सकते हैं और लोकेशन वेरीफाई होने के बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा जिससे आप सारी पंजिकाएं एक्सेस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका किस तरह से एक्सेस की जा सकती है। सबसे सबसे पहले प्रेरणा ऐप खोलें। आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। कृपया सुनिश्चित कर लें कि आपके विद्यालय की लोकेशन वेरीफाइड है। इसके आगे उपस्थिति पंजिका पर क्लिक करें। आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से सारी कक्षाएं दिखने लगेंगी। ड्रॉप डाउन में जाके आप कक्षा सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको छात्रों की सूची प्रदर्शित होने लगेगी। सारे छात्र डिफॉल्ट एब्सेंट मार्क होंगे। जो छात्र आए हैं उनको प्रेजेंट मार्क कर दें, बाकी सबको एब्सेंट ही रखें। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करके आपको इस तरह समरी दिखने लगेगी जहां पे आप देख सकेंगे कितने छात्र कितनी छात्राएं उपस्थित और अनुपस्थित मार्क होने जा रहे हैं। यदि आप कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो यहाँ से बैक भी जा सकते हैं। बैक जाकर आप अपना संशोधन पूर्ण करें और फिर सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। इस तरह से आपकी विद्यार्थी उपस्थिति सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे इसके बाद भी यदि आपको कुछ संशोधन करना है तो आप एडिट हेयर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको 2 मौके दिए जाएंगे अटेंडेंस में एडिट करने के। ये आप 10 बजे तक ही कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे हमने एडिट एडिट हेयर बटन पे क्लिक किया तो वापस वही कक्षा 6 की अटेंडेंस खुल गई जहाँ पे आप प्रेजेंट एब्सेंट चेंज कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। फिर सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। यहाँ यहाँ पे आप सभी कक्षाओं की अटेंडेंस देख सकते हैं। यहाँ पे एक मुख्य नोट करने वाली बात यह है कि क्लास टीचर को ही अपनी क्लास की अटेंडेंस भरनी है। यदि उस दिन क्लास टीचर नहीं आए हैं तो प्रधानाध्यापक कृपया इंश्योर करें कि कोई अन्य शिक्षक उस क्लास की अटेंडेंस भरें। होम स्क्रीन पर जाकर आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि किन विद्यार्थियों की उपस्थिति भरी गई है। छात्र उपस्थिति पर क्लिक करें। दैनिक उपस्थिति में जाके आप रिपोर्ट देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको प्रदर्शित हो रहा है कि कौन कौन से छात्र आज प्रेजेंट और एब्सेंट मार्क हुए हैं। यदि आपका मोबाइल डेटा या इंटरनेट नहीं चल रहा है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, तब भी आप अटेंडेंस मार्क कर पाएंगे। आपकी मार्क की हुई अटेंडेंस आपके डिवाइस में लोकली सेव की जाएगी जिसको आप बाद में सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं सिंक ऑप्शन के माध्यम से। तो जैसा कि अभी बताया, होम स्क्रीन पर आपको सिंक डेटा का ऑप्शन आएगा। यदि इंटरनेट नहीं चल रहा था जब आप अटेंडेंस मार्क कर रहे थे तो बाद में आप जाके अगर डेटा सिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन प्रदर्शित होगा। जिन जिन पंजिकाओं का डेटा सर्वर पर अपलोड नहीं हुआ है वहां पे इस तरह का लाल बटन प्रदर्शित होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो डेटा सर्वर पर सिंक हो जाएगा।
छात्र उपस्थिति की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक उपस्थिति की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक उपस्थिति भरने के लिए भी पहले, सबसे पहले अपनी प्रेरणा ऐप खोलें, वेरीफाई कर लें कि जो नाम प्रदर्शित हो रहा है ये आपका ही है। इसके बाद रजिस्टर के आइकन पर क्लिक करें, उपस्थिति पंजिका पर क्लिक करें और कार्मिक उपस्थिति पंजिका पर क्लिक करें। यदि यदि शिक्षक स्कूल आए हैं तो उनको प्रेजेंट मार्क किया जाएगा, यदि नहीं आए हैं तो उनको एब्सेंट मार्क किया जाएगा। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन प्रदर्शित होंगे, उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों के। पहले पहले देखते हैं अनुपस्थिति कैसे मार्क की जानी है। अनुपस्थिति मार्क करने के लिए आपको लीव का रीजन डालना पड़ेगा। मानव संपदा आईडी आप एंटर करेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ लीव में प्राइवेट चुने, मानव संपदा आईडी एंटर करें, लीव एप्लीकेशन नंबर एंटर करें, यदि कोई पत्र है तो पत्र नंबर एंटर करें और उसके बाद सुरक्षित करें बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह से आपकी अनुपस्थिति मार्क हो जाएगी। यदि आपको उपस्थिति मार्क करनी है तो शिक्षक उपस्थिति बटन पर क्लिक करें। लोकेशन वेरीफाइड होगी तो कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखेगी। सुनिश्चित करें कि आप विद्यालय परिसर के अंदर ही हैं। यहाँ पे आपको 2 बार अटेंडेंस मार्क करनी होगी, एक ओपनिंग अटेंडेंस, एक क्लोजिंग अटेंडेंस। ओपनिंग अटेंडेंस सुबह 8:45 से 9 बजे तक मार्क की जाएगी और क्लोजिंग अटेंडेंस 3:15 से 3:30 बजे तक मार्क की जाएगी। यहाँ पे हेडमास्टर स्वयं एवं अन्य शिक्षकों की उपस्थिति मार्क कर सकते हैं। यदि आप हेडमास्टर नहीं है तो आप केवल अपनी उपस्थिति मार्क कर सकते हैं। ये ऑप्शन सिलेक्ट करके सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। आपको सूची प्रदर्शित होगी। आगे बढ़ते हुए सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ें और इस तरह से आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। जिस प्रकार हम छात्र उपस्थिति पंजिका की रिपोर्ट देख पा रहे थे, इस पंजिका की भी रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में जाकर आप दैनिक उपस्थिति रिपोर्ट या सारांश रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज की उपस्थिति प्रदर्शित हो रही है कि आप प्रेजेंट मार्क किए जा चुके हैं। सारांश रिपोर्ट में जब आप जाएंगे तो आप माह और वर्ष एंटर करें और आपको पूरे माह की सारांश रिपोर्ट दिख जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एमडीएम पंजिका की तरफ चलते हैं। जैसा कि बाकी सब पंजिका भरने के लिए सबसे पहले हम प्रेरणा ऐप खोल रहे थे, यहाँ पे भी हम पहले प्रेरणा ऐप खोलेंगे, रजिस्टर्स के ऑप्शन में जाएंगे, फिर एमडीएम पंजिका सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप दैनिक और मासिक रिपोर्ट भर सकते हैं। यदि दैनिक रिपोर्ट भरनी है तो दैनिक रिपोर्ट का ऑप्शन पे क्लिक करें। ये दैनिक रिपोर्ट आप सर्दियों में 12 बजे तक भर सकते हैं और गर्मियों में दोपहर 1:30 बजे तक भर सकते हैं। जैसे ही आप दैनिक रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। यहाँ पे आप कितनी मील सर्व हुई हैं वो एंटर करें, कुल अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आप भोजन का प्रकार यानी किस दिन की मील सर्व हो रही है वो सिलेक्ट करें। जितने आइटम स्कूल में सर्व हो रहे हैं उतने आइटम आप मेन्यू में एंटर करें। आपको 5 ऑप्शन प्रदर्शित होंगे। यदि यदि उस दिन स्कूल में 2 ही आइटम बने हैं तो 2 ही एंटर करें, बाकी अन्य 3 ऑप्शंस में आप कुछ नहीं सिलेक्ट करें। इसके बाद कितने कितने बच्चों ने साबुन से हाथ धोए वो सिलेक्ट करें और आप नीचे देख सकते हैं कि परिवर्तन लागत अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। इसके पश्चात आप सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें और आपकी दैनिक एमडीएम रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। इसी प्रकार आप मासिक एमडीएम रिपोर्ट भी देख सकते हैं। यह आपको महीने में एक ही बार भरनी है। यहाँ पे आप माह और वर्ष सिलेक्ट करें और खाना कैसे बनता है ये सिलेक्ट करें। इस ऑप्शन में आप यदि किसी संस्था के द्वारा खाना प्रोवाइड किया जाता है तो वो आप चुन सकते हैं, या फिर आप अपने स्कूल में खुद खाना बनाते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक रूप से भरी जाने वाली सभी डिटेल्स जैसे परिवर्तन लागत,
मानदेय भुगतान, एमएमई, फल एवं रसोइया का मानदेय, ये सब विवरण आप जैसे भौतिक पंजिका में भरते थे, उसी प्रकार आप मासिक रिपोर्ट में डिजिटल पंजिका में भी भर सकते हैं। इसके बाद आप रिपोर्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि क्या भरा गया है। यहाँ पे आपको एमडीएम रिपोर्ट का सेक्शन दिख रहा है। दैनिक, मासिक एवं सारांश रिपोर्ट आपको अवेलेबल होगी। इस तरह से आप दैनिक रिपोर्ट देख सकते हैं। ये सारांश रिपोर्ट आपको दिख रही है, जहाँ पे आप माह और वर्ष डालेंगे तो आपको पूरी रिपोर्ट दिख जाएगी। सबसे ज्यादा फोकस हमें अभी इन 3 पंजिकाओं पर करना है, क्योंकि इनको दैनिक रूप से भरा जाता है। बाकी सारी पंजिकाएं नियमित रूप से भरी जाएंगी। विभाग द्वारा आपको यूजर मैनुअल भी प्रोवाइड किया गया है, और तकनीकी गाइड और टेक्निकल वीडियोस भी शेयर की जाएंगी, जिसको रेफर करके आप देख सकते हैं कि कैसे पंजिकाएं भरनी है। आइए अब डिस्कस बाकी सारी पंजिकाओं के कुछ मुख्य बिंदु डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पुस्तकालय पंजिका पर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन पर आपको जब आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो पुस्तकालय पंजिका का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसके अंदर आपको 3 टैब्स दिखेंगे, जिसमें एक में आप बुक एंट्री कर सकते हैं, एक में आप बुक इशू कर सकते हैं, और एक में बुक रिटर्न कर सकते हैं। तो बुक एंट्री ऑप्शन में सारी डिटेल्स एंटर करके आप कैटेगरी चुनें और भाषा चुनें, किस भाषा की बुक है, और सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। जब आप बुक एंटर कर देंगे तो कुछ इस प्रकार आपको प्रदर्शित होगा। यहाँ पे पुस्तकों की सूची आप देख सकते हैं। पुस्तक पुस्तक निकालें ऑप्शन पर क्लिक करने से आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा, जहाँ पे आप कक्षा एवं छात्र का नाम ड्रॉप डाउन के माध्यम से सिलेक्ट करके उस छात्र को बुक इशू कर सकते हैं। ये बुक रिटर्न टैब में आपको इस तरह से सारी इशूड बुक देखने लगेंगी। रिटर्न बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से डैशबोर्ड खुलेगा, जहां पे आप डेट एंटर करें कि किस किस तिथि को बुक रिटर्न की जा रही है, और रिटर्न बुक बटन पर क्लिक कर दें। इसकी रिपोर्ट भी आप पुस्तकालय और खेलकूद खेलकूद पंजिका रिपोर्ट बटन के माध्यम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टॉक पंजिका पर। इस तरह से आपको स्टॉक पंजिका का आइकन दिखेगा। इसमें 2 पार्ट हैं, स्टॉक में जोड़ें या फिर स्टॉक से निकालें। स्टॉक में जोड़े बटन पर तब जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखेगा, जहां पे आप स्टॉक की सारी डिटेल्स एंटर करके स्टॉक को डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको 2 टैब्स दिखेंगे, उपभोग और गैर उपभोग वस्तुएं। यहाँ पे आप स्टॉक इशू भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, निकासी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहाँ पे आप क्वांटिटी एंटर करें कि कितनी क्वांटिटी आप इशू कर रहे हैं, किसके नाम पे इशू कर रहे हैं, कौन सी तिथि में इशू हो रहा है, और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए आप स्टॉक पंजिका की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आपको एंट्री लॉग बुक में दिख जाएगा कौन सा स्टॉक में आइटम कब एंटर हुआ था, और सारांश रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं बैठक पंजिका की तरफ। बैठक पंजिका में एक महत्वपूर्ण सूचना ये कि जब आप बैठक कर रहे हैं, ये तभी भरना आपको जरूरी है। इसमें आपको बैठक के दौरान की एक फोटो अपलोड करनी होगी, जो आपको वहीं पे उसी समय खींच के अपलोड करनी है। तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप बैठक पंजिका तभी भरें जब आपकी बैठक की जा रही है। अब बैठक पंजिका की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बाल गणना पंजिका पर। बाल गणना पंजिका शारदा यूपी ऐप के द्वारा भरी जाएगी। बाल गणना पंजिका के आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर शारदा यूपी ऐप पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। या अगर यदि आपने इंस्टॉल करा हुआ है तो आप उसको खोल के भर सकते हैं। यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया करा हुआ है तो शारदा यूपी ऐप इंस्टॉल करें। इसी प्रकार छात्र विवरण के 2 भाग हैं, छात्र पंजीकरण एवं स्थानांतरण। छात्र पंजीकरण जब आप करेंगे तो वो आप प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आपने प्रेरणा डीबीटी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट प्रेरणा डीबीटी ऐप यहाँ से खोल भी सकते हैं। स्थानांतरण में आप जिस तरह से स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करके सुरक्षित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका पर। इसके भी 2 भाग हैं, आय और व्यय। तो कितना कितना अमाउंट अप्रूव हुआ है आपके स्कूल के लिए, आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। किस दिन अमाउंट रिसीव हुआ, कितना अमाउंट हुआ, क्या प्रकार है, किस हेडर के अंदर आया, वो यहाँ पे एंटर करके आप सुरक्षित करें। व्यय में कितना कितना अमाउंट कहाँ पे खर्च हो रहा है, उसकी सारी डिटेल्स जिस तरह से आप भौतिक पंजिका में डालते थे,
बिल्कुल सेम यहाँ पे आप डिजिटल पंजिका में डाल के डेटा सुरक्षित कर सकते हैं और इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इस तरह से आपको रिपोर्ट्स प्रदर्शित होंगी। आगे बढ़ते हैं निशुल्क सामग्री वितरण पंजिका पर। जब निशुल्क निशुल्क सामग्री वितरण पंजिका के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी कक्षाओं की सूची प्रदर्शित होगी। इसमें कि जिस कक्षा के जिस विद्यार्थी को पुस्तक वितरण करना है, पहले कक्षा का चयन करें। विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी। यहाँ पे आप पुस्तक वितरण बटन पर क्लिक करें। विद्यार्थी के नाम के सापेक्ष आपको सारी बुक्स प्रदर्शित होने लगेंगी। जो जो बुक आपको वितरण करनी है उस पर टिक करके सुरक्षित कर देंगे तो आपकी बुक उस छात्र को के नाम पे असाइन हो जाएंगी। रिपोर्ट सेक्शन में जाके आप ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि कौन सी बुक किस छात्र को इशू हो गई है। आगे बढ़ते हैं पत्र व्यवहार पंजिका पर। इसके भी दो भाग हैं, लेटर रिसीव या लेटर डिस्पैच। तो जैसा कि आप भौतिक पंजिका में ही भरते हैं, जब भी कोई पत्र आता है जो डिटेल्स भरते हैं, या फिर जब भी आप कोई पत्र भेजते हैं तो जो डिटेल्स भरते हैं, सारी डिटेल्स एंटर करें। पत्र भेजने का माध्यम, पत्र का क्या प्रकार है, कितने कुल पेज हैं, क्या पत्र संख्या है, क्या विषय है, इसी तरह से सारे ऑप्शंस भरकर आप सुरक्षित करें, बटन बटन आइकन पर क्लिक करें। और इस प्रकार आप रिपोर्ट सेक्शन में जाके इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं खेलकूद पंजिका पर। खेलकूद पंजिका में एक विशेष बिंदु ये कि यदि आपको खेलकूद पंजिका में कुछ आइटम स्टॉक में ऐड करना है तो आप वो स्टॉक पंजिका के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ से ऐड नहीं कर सकते, यहाँ से इशू कर सकते हैं। तो पहले स्टॉक पंजिका में जाकर खेलकूद सामग्री वहां पे एंटर करें। आपको सारी खेलकूद सामग्री यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगी। इसके बाद आपको दो टैब्स दिखेंगे जिसके द्वारा आप सब आइटम इशू कर सकते हैं या आइटम रिटर्न कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, एक यदि कोई हेडमास्टर छुट्टी पे जा रहे हैं तो वो जाते हुए अपना दायित्व अपने स्कूल के किसी और शिक्षक को दे सकते हैं। आप जब रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे होम स्क्रीन पे, उसके उसके बाद अगर आप स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाएंगे तो आपको दायित्व सौंपे का बटन मिलेगा। इस तरह से दायित्व सौंपे पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे शिक्षकों की सूची उपलब्ध होगी। आप आगे ये हरे रंग के दायित्व सौंपे बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आप तिथि सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तिथि से किस तिथि तक आपको अपना हेडमास्टर का दायित्व उन शिक्षकों को सौंपना है। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो टेम्पररीली आपके स्कूल के हेडमास्टर बन जाएंगे। यदि आप दायित्व वापस लेना चाहते हैं तो इस लाल रंग के दायित्व वापस सौंपे बटन पर क्लिक करके आप दायित्व वापस भी ले सकते हैं। एक आखिरी बिंदु इसमें, जैसा कि ऊपर भी चर्चा हुई थी, कि रजिस्टर सिंक करें बटन के माध्यम से आप डेटा सर्वर पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। यदि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है जब आप रजिस्टर्स भर रहे हैं तो तब भी आप सारी पंजिकाएं भर पाएंगे। आपका डेटा लोकली आपके डिवाइस में स्टोर होगा। आप एक बार आप दैनिक रूप से एक बार चेक कर लें रजिस्टर सिंक डेटा बटन पे क्लिक करके कि कोई भी ऐसी पंजिका ना रह जाए जिसका डेटा सर्वर पे नहीं अपलोड हुआ है। यदि आपको ये लाल रंग का बटन प्रदर्शित होता है तो आप इस पे क्लिक करें, आपका डेटा सर्वर पे सिंक हो जाएगा। एक मुख्य बिंदु यहाँ पे ये कि यदि आप अपनी ऐप अनइंस्टॉल कर रहे हैं, यदि आपको बोला जाए कि आप अपनी ऐप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें, तो उससे पहले सुनिश्चित कर लें कि आपका सारा डेटा सर्वर पर अपलोड हो गया है, वरना जो डेटा अपलोड नहीं हुआ होगा वो डेटा गुम हो जाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अनइंस्टॉल करने से पहले सारा डेटा सर्वर पर अपलोड कर लें। आगे बढ़ते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा सैमसंग की टीम को, जो यहाँ पे टैबलेट का प्रशिक्षण आप सब के आगे करेंगे। थैंक यू राहुल। नमस्कार साथियों, मेरा नाम समीर शर्मा है और मेरे साथी रवि प्रकाश जी हैं। रवि, क्या आप स्क्रीन शेयर करेंगे? या समीर, मैंने स्क्रीन शेयर की है। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? जी दिख रही है, प्लीज शुरू करिए प्रेजेंटेशन मोड में जाके। हाँ, प्रेजेंटेशन मोड में कर दीजिए एक बार। रवि 0 स्लाइड पे जाइए। तो आज हम लोग आपको टैबलेट की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे। ये इंफॉर्मेशन हम सभी किसी ना किसी रूप में जानते भी हैं और उसे यूज भी कर रहे हैं।
बट हम एक बार यहाँ इंश्योर करना चाहते हैं ताकि जो भी हमारे साथी इन डिवाइसेस को, इन टैबलेट्स को फील्ड पे यूज करें तो उनको एक ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस मिले। और जो अभी राहुल सर ने हमें पूरा समझाया एप्लीकेशन वगैरह के बारे में, तो वो एप्लीकेशंस और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छी रहे, और किसी तरीके का कोई भी इस तरीके का सिनेरियो ना बने जिससे जो टीचर्स हैं या जो भी लोग फील्ड पे डेटा को अपडेट कर रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना है। तो मैं आपको एक बेसिक अवेयरनेस या एक बेसिक प्रोग्राम रन कराना चाहूंगा जिसमें आप अपने डिवाइस के कुछ चीजों को, जो बेसिक उसको कैसे हैंडल करना है, उनको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, और किस तरीके के जो उनके बटन है उनकी क्या फंक्शनैलिटी है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो अभी पहली स्लाइड। सो जब भी जो भी टैबलेट अब आपके पास आएगा, आप वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये एक 8.7 इंच का टैबलेट है। इसमें दो कैमरे हैं। एक फ्रंट कैमरा है जो आगे की तरफ होगा। ये कैमरा जब आपको अपना फोटो लेना है या किसी भी एप्लीकेशन में आपको कोई ऐसी चीज कैप्चर करनी है जो आपकी तरफ है, उसके लिए यूज होगा। एक रियर कैमरा होगा जो पीछे की साइड होगा। जैसा कि अभी राहुल सर बता रहे थे कि कोई भी किसी तरीके की ऑफिस में मीटिंग होती है और उसमें फोटो कैप्चर करना है, तो शायद आप बैक कैमरे को यूज करके फोटो कैप्चर कर सकते हैं। इसमें साइड में, आप अगर आप इस पीपीटी को देख रहे हैं तो आपके राइट साइड में दो कीज होंगी। एक की बड़ी होगी जिसमें ऊपर प्लस और माइनस होगा। इससे आप आवाज को, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप किसी तरीके की मीटिंग में है या किसी तरीके की एप्लीकेशन में जहां वीडियो प्ले हो रहा है और आपको उसकी आवाज को कम ज्यादा करना है, तो इस की के माध्यम से आप उस आवाज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर एक की होगी जिसे हम साइड की बोलते हैं। ये आपके टैबलेट को ऑफ ऑन करने के काम आएगी। अगर आप इसे हल्के से एक बार प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन बंद हो जाएगी, दोबारा प्रेस करेंगे स्क्रीन खुल जाएगी। अगर आपको इस टैबलेट को रीस्टार्ट करना है या बिल्कुल ही बंद करना है तो आप इसको प्रेस करके होल्ड करेंगे और आपकी स्क्रीन पे एक आइकन आएगा डाउन का, आप उसे कर सकते हैं। अब आते हैं टैबलेट में नीचे की तरफ। वहां पर आपको दो तीन डिफरेंट स्लॉट्स मिलेंगे। एक आपको हेडफोन जैक मिलेगा। तो जो भी, अगर आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहां आप चाहते हैं कि आप एक हेडफोन लगा पाए, अपनी ईयर लीड्स को लगा पाए या ईयर प्लग्स को लगा पाए, तो आप जहां पर हेडफोन जैक है वहां पर यूज कर सकते हैं। ये जैक एक गोल पिन जैक जैसा होता है जिसे हम RF जैक बोलते हैं। आप उसे लगा के उसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ में एक सी टाइप चार्जर होता है, USB चार्जर होता है, जिसके साथ आप अपने टैबलेट को चार्ज कर सकते हैं या किसी भी कंप्यूटर डिवाइस के साथ जोड़ सकते हैं। हमारे इस टैबलेट में स्पीकर नीचे की तरफ होता है, तो अगर आप बिना हेडफोन लगाए कोई भी ऑपरेशन या कोई भी वीडियोस चला रहे हैं तो वो आवाज उसमें नीचे की तरफ से आएगी, तो आपको वो ध्यान रखना है। और अगर आप किसी कॉल पे हैं, आप कुछ बोलते हैं, तो वो जो माइक्रोफोन है वो नीचे की तरफ होगा। तो आप अपने टैबलेट को उस तरीके से प्लेस करें कि आपको बाई चांस आप कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या इस तरीके का कोई सिनेरियो है, तो जब आप बोलें तो नीचे की तरफ माइक्रोफोन है, टैब के नीचे की तरफ से ही वो आवाज आगे की साइड जाएगी। जब आपका टैबलेट ऑन हो जाता है या आप किसी एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में होते हैं तो आपको नीचे तीन सॉफ्ट बटन दिखाई देते हैं। सॉफ्ट बटन मतलब वो बटन स्क्रीन पे दिखाई देंगे आपको। एक में तीन लाइनें होती हैं, एक गोल होता है या चौकोर सा होता है थोड़ा, और एक बैक बटन होता है। तो ये एप्लीकेशन के हिसाब से यूज किए जा सकते हैं। नॉर्मली बैक बटन आपको पिछली स्क्रीन पे ले जाता है। जो बीच वाला गोल बटन है, अगर आप उससे दबाएंगे तो आपकी होम स्क्रीन आ जाएगी, जो मेन स्क्रीन है। और उसके बाद जो तीन लाइन वाला बटन होता है, अगर आप उसे दबाएंगे तो जो भी रिसेंट एप्लीकेशन, जो भी अभी आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप प्रेरणा ऐप पे काम कर रहे हैं या उसके साथ कोई ऐप और ऐप पे काम कर रहे हैं, तो वो सारी विंडोज आपको दिखाई देनी पड़ेंगी और जो भी आप उस पर टच करेंगे वो एप्लीकेशन दोबारा से ऑन हो जाएगा। रवि, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। ये टैबलेट में सिम डालने का एक तरीका है। जब आप कोई भी डब्बे से टैबलेट को बाहर निकालेंगे तो आपको एक सिम डालना होगा। उसके लिए एक पिन आता है। आप उस पिन को उस सिम होल्डर के पास, आपके लेफ्ट साइड में एक थोड़ा सा होल होता है। जब उसमें पिन डाल के आप दबाएंगे तो एक ट्रे बाहर आएगी। इस ट्रे में जब आपको सिम रखना है तो आपको ये इंश्योर करना है कि सिम में एक तरफ तो एयरटेल, जियो, वोडाफोन या जो भी उसकी ब्रांडिंग है, सर्विस ब्रांडिंग का नाम होता है, पीछे की तरफ आपने देखा होगा गोल्डन कलर की तीन प्लेट्स होती हैं। जब भी आप इस ट्रे पे वो सिम रखेंगे तो वो गोल्डन प्लेट जो है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, मतलब जब टैबलेट की स्क्रीन से नीचे की तरफ होनी चाहिए। और ये सिम एकदम परफेक्ट चकोर नहीं होता है। आप अगर सिम को ध्यान से देखेंगे तो उसका एक हिस्सा जो है वो बीच में से कटा हुआ होता है, साइड में एक कोना। तो वो स्लॉट, उस तरीके का सेम कोना आपको इस पिन पे भी दिखाई देगा और वो सिम उसमें एडजस्ट हो जाएगा।
इसको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इससे सिम और अंदर जो मॉड्यूल है जहां से सिम लगेगा और वो टैबलेट से कनेक्ट होगा, वो दोनों ही खराब हो सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को बड़े ध्यान से आपको चलाना है। अगर आप एसडी कार्ड यूज कर रहे हैं और डिपार्टमेंट हमें अलाउ करता है एक एसडी कार्ड यूज करने के लिए, सेम क्राइटेरिया, इसी ट्रे में ऊपर की तरफ एक स्लॉट होगा जिसमें आप एसडी कार्ड रखेंगे, और आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है जो गोल्डन प्लेट्स होती हैं वो नीचे की तरफ होंगी। और ये कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो माइक्रो एसडी कार्ड ऑटोमेटिकली स्लॉट में फिक्स हो जाएगा और आप इसको अंदर बंद करेंगे और ये अपने आप चलने लगेगा। आपको थोड़ा सा एक चीज और भी ध्यान रखनी है, जब आप सिम लगाएं तो कोशिश कीजिए कि आपका टैब बंद हो, स्विच ऑफ मोड में हो। पहले आप उसमें सिम लगाएं और फिर उसे खोलें, तो वो ऑटोमेटिकली सर्विस पे लैच हो जाएगा। सो ये एक थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है जहां पर डैमेज के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। तो आपको, अगर आप ये खुद लगा रहे हैं, तो प्लीज इस डॉक्यूमेंट को रेफर कीजिए। डिपार्टमेंट आपके साथ इस तरीके के सारे रेफरेंस डॉक्यूमेंट और वीडियोस शेयर करेगा, तो प्लीज इनको रेफर करके ही लगाइएगा। नेक्स्ट स्लाइड रवि। चार्जिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर चार्जिंग एक बड़ा नॉर्मल सा सिनेरियो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब आप पहली बार इस डिब्बे को खोलेंगे और टैबलेट को यूज करने से पहले आप उसको एक बार चार्जिंग पे लगा दीजिए और 100% चार्ज कर लीजिए। उसके बाद उसको ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद सिम वाला प्रोसेस हमने समझ लिया, आप सिम उसमें डाल सकते हैं। चार्जिंग में आपको कुछ ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना सोचें कि अभी ये डब्बे में से नया चार्जर है, इसको रख लेते हैं, जो हमारे पास पुराना चार्जर रखा है हम उसको यूज कर लेंगे। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि जो टैबलेट के साथ आपका चार्जर और केबल आया है, कृपया उसको ही उसके साथ यूज करें। ऐसा ना हो कि आप कोई भी जो आप यूज कर रहे हैं फोन का, हो सकता है वो भी सैमसंग का हो या और किसी अच्छी ब्रांड का हो जो इसके साथ चल सके, पर मेरा मेरा कोशिश ये है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप इनको सिर्फ वही यूज करें, केबल और चार्जर जो उसके साथ आया है। दूसरा, आप कोशिश कीजिए कि वो केबल और चार्जर को ज्यादा खींचे नहीं, मोड़े नहीं। अगर किसी भी तरीके का कोई डैमेज है चार्जर साइड में, अडॉप्टर साइड में या केबल साइड में, तो अवॉइड कीजिए उसको यूज करने से। उससे डैमेज हो सकता है, आपको भी नुकसान हो सकता है और टैबलेट को भी नुकसान हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखना है, और ये डैमेज हो सकता है। दूसरा, कभी कभी हम देखते हैं ये 2 पिन चार्जर्स ठीक से लग नहीं पाते, पुराना कोई सॉकेट है या सॉकेट बड़ा है, हम जबरदस्ती लगाते हैं, या तो वो बहुत टाइट हो जाता है या वो ढीला रहता है, उसमें स्पार्किंग होती रहती है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरीके के प्लग्स को यूज ना करें, उससे टैबलेट और चार्जर दोनों ही डैमेज हो सकते हैं। और जहां पर पानी हो, वेट सरफेस हो या गीला हो, उस जगह पे आप इनको यूज ना करें तो काफी अच्छा रहेगा। रवि, नेट से रही स्क्रीन, ये एक स्क्रीन, टच स्क्रीन टैबलेट है। आप इसको टच करके इसे यूज कर सकते हैं, बट इस टच में भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बिकॉज हम सभी यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जहां पर बहुत सारे कंटेंट होंगे जिनको हम जूम आउट करना चाहेंगे, मतलब उनको बड़ा करके देखना चाहेंगे या उनको छोटा करना चाहेंगे ताकि हम पूरी पिक्चर एक बार में देख सके। तो हमारी स्क्रीन डिफरेंट टच को सपोर्ट करती है। एक नॉर्मल, जब आप एक बार उसको टच करते हैं कोई भी एप्लीकेशन खोलने के लिए, तो वो एप्लीकेशन खुल जाता है। अगर आपको, मान लीजिए प्रेरणा ऐप का एक आइकन है जो आपको लगता है कि जहां पर अभी वो है लेफ्ट साइड में, आप उसको ऊपर राइट साइड में नहीं रख पा रहे हो। मैं खुद एक लेफ्ट हैंडर हूं, तो मैं अपने एप्स को ऐसे रखने की कोशिश करता हूं कि जो ऐप मुझे ज्यादा यूज करने हैं तो वो मेरे लेफ्ट साइड में हो, ताकि मैं उनको आराम से और सिंगल हैंडेड से यूज कर सकूं। तो अगर आपको इस तरीके का कोई चेंज करना है, तो आप उस पर्टिकुलर ऐप पे या उस एप्लीकेशन पे उंगली रखिए, टच कीजिए, उसे होल्ड कीजिए और आप उसे ड्रैग करके खिसका के कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये एक ड्रैगिंग फंक्शन होता है, आपको बस होल्ड करके उसको रोकना है, 1 सेकंड इंतजार करना है और उसके बाद आप उसको टच कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से। आपको स्वाइप करना है, मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं जहां पर आपके मल्टीपल पेजेस है, मतलब एक पीडीएफ 10 पेज का है या 12 पेज का है, तो आप उसे स्वाइप कर सकते हैं ऊपर या नीचे या लेफ्ट टू राइट। उससे आपको ऐसे जैसे पेज पलटने का जो वो होता है, उस तरीके से ही आपको वो दिखाई देगा। टैपिंग, आप किसी भी चीज को 2 बार टैप करेंगे, कोई ऐसी एप्लीकेशन है जहां 2 बार टैप करना है तो वो उस पर काम आती है। जूम इन जूम आउट मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये बहुत आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस स्क्रीन पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। कभी कभी क्या होता है कि हम
इस स्क्रीन को ऐसे इन्वायरमेंट में यूज कर रहे हैं जहां पर थोड़ी सी उमस है, या किसी तरीके से कोई चिकने या तेल के हाथ लग गए, वहां स्क्रीन काम नहीं कर रही है, तो हम उसको दबा के प्रेशर करके चलाने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। आप इसको एक सूखे कपड़े से पूछ सकते हैं, जब वो साफ हो जाएगा तो अपने आप चलने लगेगा। आप उस पर अननेसेसरी ज्यादा प्रेशर ना क्रिएट करें, उससे स्क्रीन डैमेज हो सकती है। आपके फिंगर से या आपके नेल्स, मतलब नाखून है, अगर आप उनसे प्रेशर करेंगे तो वो स्क्रीन डैमेज हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आपको उसको यूज करते समय ख्याल रखना है, क्योंकि अभी हम सब लोग स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे भी हमारे पास, सबके पास हैं, तो ये बेसिक चीजें हमें पता है। बट फिर भी मैं यहाँ पर रिट्रेट करना चाहता हूँ, ताकि ये जो चेंज हो रहा है, जिसमें मैं, मेरे लिए तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम एक, लाइक सर ने बताया, इस तरीके से मैंने कभी नहीं सोचा था कि कितने करोड़ पेजेस हम बचाने वाले हैं विद जस्ट फॉर द लीव एप्लीकेशंस को रोक के। तो ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट है हम सभी के लिए, और मुझे लगता है कि हम सभी को इन चीजों को बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, ताकि हम वहां पर एक तरीके से अपनी अर्थ को, मदर अर्थ को सपोर्ट कर रहे हैं फॉर ग्रीन पर्पज ऑल्सो। रवि, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर, ये आइकन्स हैं, आप सभी लोगों को ये आइकन्स कभी ना कभी आपको स्क्रीन पे ऊपर नोटिफिकेशन पैनल पे दिखाई देंगे, जो टैबलेट में एक्सट्रीम ऊपर होता है। तो इन आइकन्स का क्या मतलब है, अगर आपको ये पता है तो थोड़ा इजी होगा। जैसे पहला जहाँ नो सिग्नल लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी आप किसी भी तरीके के सिग्नल में नहीं है, आपका मोबाइल जो है वो किसी भी मोबाइल सर्विस, या आपका लैपटॉप जो है किसी भी मोबाइल सर्विस से कनेक्ट नहीं है। दूसरा सिग्नल स्ट्रेंथ, सिग्नल स्ट्रेंथ आपको यह बताती है कि आप जहां पर हो वहां पर कितने स्ट्रेंथ है सिग्नल की, सिग्नल अच्छा आ रहा है, खराब आ रहा है। अक्सर हम घर के अंदर होते हैं तो एक एक डंडा कम हो जाता है, घर के बाहर जाते हैं तो पूरे सिग्नल आते हैं। तो साफ तरीके से सिग्नल आता है तो अच्छी बात हो सकती है। अगर आपके पास सिग्नल स्ट्रेंथ के ऊपर आर लिखा हुआ है तो ये रोमिंग है। तो ये रोमिंग फील्ड सर्विस प्रोवाइडर शेयर करता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर मैं लखनऊ आता हूँ तो जैसे ही मैं एक पर्टिकुलर बाउंड्री को क्रॉस करता हूँ तो मेरे मोबाइल फोन पे आर लिखा हुआ आता है, विशेष कि हम रोमिंग फील्ड में हैं। तो वो नॉर्मल सर्विस एरिया से बाहर की जो फील्ड है उसका है। जीपीआरएस एज आजकल मुश्किल से दिखाई देता है, बट फिर भी ये दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरीके की डेटा कनेक्टिविटी है। इंटरनेट के बारे में बात कर रहे हैं अब हम, कि आपकी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं है। लाइक राहुल सर ने मेंशन किया था अभी पीछे पीपीटी में, कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी डिवाइसेस ऑफलाइन होती हैं और हमें वो एप्लीकेशन भरते हैं तो वो लोकली सेव हो जाएगी। जैसे ही हम किसी इंटरनेट एरिया में जाएंगे, जैसे ही आपको 3G, 4G दिखे, आप अपने एप्लीकेशन को दोबारा खोलिए, उसमें जो सर ने बताया उसे सिंक कीजिए, वो डेटा जो है सिंक हो जाएगा। सो ये सारा इंटरनेट और डेटा से कनेक्टिविटी है। उसके बाद आता है वाईफाई कनेक्टेड। वाईफाई कनेक्टेड, जब आपको कोई भी वाईफाई सोर्स मिला हुआ है जहां पर आप वाईफाई कनेक्ट करके अपनी डिवाइस में एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसी जगह है जहां नेटवर्क सिग्नल नहीं आ पा रहे हैं, बट स्कूल ने हमें एक सुविधा दी है जिस वाईफाई के थ्रू हम उसे यूज कर सकते हैं। तो वहां पर आप अपनी डिवाइस को कनेक्ट करके उसके थ्रू आप अपने डेटा एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। ब्लूटूथ फीचर बहुत जगह यूज हो सकता है। यहाँ पर ब्लूटूथ एयरप्लग्स, एयरफोन्स को, हेडफोन्स को यूज कर सकते हैं आप। या आप क्लास में हैं और कोई वीडियो प्ले करना चाहते हैं और किसी, आपके पास एक ब्लूटूथ स्पीकर है, आप उसे लगा सकते हैं ताकि वो आवाज क्लास में सारे बच्चों को सुनाई दे। तो जो भी ब्लूटूथ से रिलेटेड चीजें हैं वो कनेक्ट की जा सकती हैं। लोकेशन सर्विस, ये आपको शायद कंटिन्यूस दिखाई देगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपकी दोनों टाइम अटेंडेंस के लिए, मॉर्निंग और इवनिंग अटेंडेंस के लिए, क्योंकि लोकेशन हमें रजिस्टर करना है एप्लीकेशन के लिए। तो आपको इंश्योर करना है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं या बाद में रजिस्टर कर रहे हैं तो ये लोकेशन का आइकन आपको स्टार वहां पर दिखाई दे। उसके बाद कॉल इन प्रोग्रेस, जब भी आप कॉल करते हैं तो इस तरीके का एक आइकन दिखाई देगा। मिस कॉल का एक आइकन है, इन दो आइकन से हम काफी फैमिलियर हैं। इसके बाद टेक्स्ट आता है, अगर आपके पास कोई मैसेज आता है तो उसका एक आइकन है। अलार्म अगर आपने लगाया हुआ है, आप चाहते हैं कि आपकी एक्टिविटी, आप किसी चीज को टाइमली क्लोज करने के लिए कोई अलार्म लगाते हैं तो आप उसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट है, म्यूट मोड और वाइब्रेशन मोड। ये भी हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं कि हम क्लास में जा रहे हैं या हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है जहां हम नहीं चाहते कि हमारे मोबाइल या टैबलेट से किसी तरीके की घंटी की या कोई आवाज आए, तो हम उसे म्यूट या वाइब्रेशन मोड में डाल देते हैं। तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि हम इसको चेंज करें और आगे बढ़ सकते हैं। लाइट मोड एक स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए है, जब आप फ्लाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई सिग्नल कनेक्टिविटी ना रहे, तब है। अगर आपको ये एरर मार्क आ रहा है तो आपको सपोर्ट वालों से बात करनी होगी, या ये किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो इसको पहले आपको समझना होगा, और उसके बाद आपको जो भी सर्विस सेंटर है या जो भी उसका सोल्यूशन होगा, उन कंसर्न लोगों के पास, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, सैमसंग सर्विस सेंटर भी हो सकता है, उनसे बात करनी पड़ेगी।
बाद के दो आइकन बैटरी चार्जिंग से रिलेटेड है। जो पहला आइकन है वो जब आप बैटरी चार्ज करते हैं तो उस पर एक चार्जिंग मार्क आता है, और दूसरा एक नॉर्मल स्टेटस बताता है कि आपकी बैटरी कितने % चार्ज है। रवि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये नोटिफिकेशन पैनल है। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, बस मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब आप ऊपर टैब प्लेट के बिल्कुल टॉप यूनिट से आप जब उसको पुल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे शॉर्टकट बटन्स मिलते हैं। प्लस जो भी नोटिफिकेशंस आपके पास आए हुए हैं, एसएमएस के नोटिफिकेशन हो सकते हैं, एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस हो सकते हैं, वो आप यहाँ पर कभी भी देख सकते हैं और उनको हटा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज रवि। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सभी से चाहूंगा कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। इस स्लाइड को शुरू करने से पहले मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको मोबाइल में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, आपको लगती है, जो आपको लगता है कि इसको खोलना है या कोई चीज चेंज करनी है या कोई सॉफ्टवेयर डालना है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने आप इस चीज को करने की कोशिश ना करें। सैमसंग की एक पूरी टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी, डिपार्टमेंट के और एप्लीकेशन टीम्स हैं जो आपको पूरा सपोर्ट करेंगी। आप उनके थ्रू ही चीजों को करें। जो एक ऑथराइज सर्विस सेंटर या एक ऑथराइज पर्सन होगा वो ही अगर इनको रेक्टिफिकेशन पे काम करे, वो बहुत ही अच्छा रहेगा और वही एक सही तरीका होगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट तरीके मिलेंगे जिनकी वजह से, जिनसे आप हमारी सैमसंग सपोर्ट टीम को कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे 24 फोन सपोर्ट, आप ये 2 नंबर आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं अभी अपनी डायरी में। अभी ये स्क्रीन अगले 2 मिनट तक यहाँ पर रहने वाली है। ये 2 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको 24 घंटे दिन रात कभी भी 24/7 कॉल कर सकते हैं, अपनी बेसिक प्रॉब्लम बता सकते हैं और ये आपको रेक्टिफिकेशन देंगे। इसके बाद एक हमारे पास ऑप्शन है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप के ऑप्शन में एक, जब आप यहाँ पर कॉल करेंगे तो वहां से ही आपको पता चल जाएगा। इवन इनके और भी बहुत सारे व्हाट्सएप ऑप्शन है जो आपके पास आएंगे। इसमें आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, और भी हम 10 या 14 लैंग्वेजेस में हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश तो बिल्कुल मेजरली रहते ही हैं। तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं और सोल्यूशन दिया जा सकता है। इवन यहाँ से आप अपनी कॉल भी रजिस्टर करा सकते हैं। रिपेयर सर्विस सेंटर्स हैं, ये आप यहाँ पर जाके अपने सर्विस सेंटर में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं, वो लोग आपको हेल्प करेंगे। अगर आपने प्रॉपर अपॉइंटमेंट लिया हुआ है और आपके पास टाइम है तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप वहां पहुंचेंगे, आपको पता है आपको कितने बजे जाना है और वहां पर रिपेयर हो जाएगा। बाकी हमारी एक वेबसाइट में अगर आप देखेंगे, राइट साइड में ऊपर मैंने एक लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर एक हिंदी में सहायता गाइड भी है जो डिपार्टमेंट भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक पूरी गाइड है जिसपे आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है जो आप खुद से ही कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, या आप वहां पर अपॉइंटमेंट के लिए वो आपको गाइड करेंगे कि इन चीजों को कैसे क्या करना है। अगर आप लोगों ने नंबर लिख लिया हो तो मैं स्लाइड को चेंज कर रहा हूं। नंबर है 1800-576-7864। दूसरा नंबर है 1800-40-726-7864। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा दोनों नंबर, 1800-576-7864। दूसरा नंबर है 1800-40-726-7864। रवि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी डिवाइस की लाइफ को भी इंक्रीज करेंगी, और ये सिर्फ मतलब इन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो इनसे डिवाइस में किसी तरीके का कोई डैमेज नहीं होगा। ये हमारी सिक्योरिटी के लिए, हाँ, हमारी सेफ्टी के लिए भी कंसर्न है। तो ये डिवाइस से ज्यादा मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी सेफ्टी की तरह इस चीज को लें। तो पहला वही कि किसी भी तरीके का पावर कॉर्ड डैमेज हो रखा हो, उसका तार कट गया हो, तो उसे ध्यान से उसे यूज करें। कोशिश करें कि उसे ना यूज करें, उससे आपको करंट भी लग सकता है, उससे हमारा भी नुकसान हो सकता है, तो उसे ना करें। किसी भी डिवाइस को अगर आप चार्ज कर रहे हैं, पावर कॉर्ड कनेक्ट कर रहे हैं या डिवाइस चार्ज हो रही है, आप उसे यूज कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपके हाथ गीले ना हो या आप गीले फर्श पे ना खड़े हो बिना चप्पल पहने या इस तरीके से, तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है, करंट लग सकता है। कभी कभी क्या होता है कि प्लग चार्ज हो रहा है, हमने मोबाइल तो आराम से निकाल लिया, बट प्लग थोड़ा दूर है तो हम उसे तार से कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा खींच के इसको निकाल लें और उसी तरीके से हम उसको निकाल लें। प्लीज वो ना कीजिए, उससे तार पे इम्पैक्ट आता है, तार खराब हो सकता है, तार शॉर्ट हो सकता है,
किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल फायर या इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो सकता है, तो कोशिश करें वो ना करें। जब आप तार को रखते हैं या जो भी हमारा चार्जिंग केबल है, जब आप उसको रखते हैं तो प्रॉपर रोल करके रखें, उसको टाइट करके लपेट के या मोड़ने की कोशिश ना करें। उससे पावर कॉर्ड खराब हो जाता है या केबल खराब हो जाता है। ये डिवाइस पानी में बिल्कुल काम नहीं करता, इसे पानी से दूर रखना है। किसी भी तरीके का पानी में अगर इसको एक्सपोज होता है या पानी इसके ऊपर आके गिरता है तो ये डिवाइस खराब हो सकता है, तो बहुत ही ध्यान रखना है। इवन चार्जर के केबल अगर पानी में गिर गया है तो मेक श्योर कि आप उसको सुखा के ही लगाएं। अगर आपने वैसे ही गीला उसे लगा दिया तो आपका टैबलेट चार्जर दोनों खराब हो सकते हैं और उससे होने वाला इलेक्ट्रिकल हजार्ड आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। जो भी चीजें आप इस टैबलेट के साथ यूज करें तो कोशिश करें कि अगर आप कहीं आगे आपको इसको बैटरी चेंज कराना है तो बाहर से कोई भी बैटरी ना पड़वाएं, सैमसंग का ऑथराइज प्रोडक्ट ही यूज करें, या जो भी ऑथराइज बैटरीज है, ऑथराइज चार्जर है, एसेसरीज हैं, वो ऑथराइज ही यूज करें। इस तरीके से ओपन एसेसरीज को यूज ना करें, क्योंकि उनकी क्वालिटी या उनसे होने वाले इम्पैक्ट के बारे में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की चीज टैबलेट या हमें कोई नुकसान पहुंचाए। ये डिवाइस क्योंकि इसका पैनल ग्लास का बना हुआ है, अभी तक सारे पैनल ग्लास के ही बनते हैं, तो अगर ये डिवाइस गिरती है टूट सकती है। सो आपको इस डिवाइस को थोड़ा ध्यान से रखना है, ये गिरने के बाद टूट सकती है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि हम इन जब डिवाइसेस को कैरी करते हैं तो हमारे पास अगर पीछे पॉकेट में टैब रखने का ऑप्शन है, हमने उसको टैब पीछे रख लिया, या आगे अगर अभी सर्दियां चल रही है, मैंने जैकेट पहनी हुई है, जैकेट में जगह वहां रख लिया, तो वहां उठते बैठते समय या कोई चीज लगती है तो वो डिवाइस टूट सकती है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक प्रॉपर पाउच में या बैग में रखें, इसको कैरी करना आसान होगा, क्योंकि ये डिवाइस बहुत छोटा नहीं है। इसका स्क्रीन 8.7 इंच का है जो काफी बड़ा है, तो हमें इसे थोड़ा ध्यान से कैरी करना है और ये टूटे ना उसका भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा, ये डिवाइसेस बहुत ज्यादा गर्म एरियाज हैं जहाँ पर हाई प्रेशर एरियाज हैं, या हम कहीं ऐसी जगह हैं, जैसे सर ने बोला कि मिड डे मील अगर स्कूल में बनता है और मान लीजिए वहां पर हम उसको ओवरव्यू कर रहे हैं, हम वहां देख रहे हैं कि सब काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, और किसी तरीके से हमने वो डिवाइस जो है किसी गर्म चीज के पास या उसके ऊपर रख दिया तो वो डिवाइस खराब हो सकता है। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है ना हो। और बहुत ज्यादा गंदी गंदी मतलब जहां हवा में बहुत धूल है या गंदी जगह है, वहां पर हमें इन डिवाइसेस को थोड़ा ध्यान से रखना है, क्योंकि ये उससे खराब हो सकती है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये उसकी कंटिन्यूशन में ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीप योर डिवाइस ड्राई। आपको अपनी डिवाइस को किसी भी पानी या गीली जगह से बचा के रखना है। आप इसको गाड़ी में छोड़ के नहीं जा सकते। अगर गर्मियों का दिन है और गाड़ी के अंदर आप डिवाइस छोड़ के जा रहे हैं तो गाड़ी में 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, आपकी डिवाइस खराब हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि जब आप इसे डिवाइस, अगर आपको कहीं ऐसे जाना पड़ रहा है तो डिवाइस अपने साथ कैरी करें, गाड़ी में बंद करके ना जाएं या बहुत ज्यादा गर्म जगह पे बंद के ना जाएं। अगर आप किसी बैग में इस डिवाइस को कैरी कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि उसी कंपार्टमेंट में या उस पर्टिकुलर जगह पे सिक्के ना हो, चाबियां ना हो, या कोई स्केल हो मेटल का ना हो, पेन ना हो, बिकॉज उनसे इन पे स्क्रैच आ सकती है और स्क्रीन की पे स्क्रैच आने के बाद आपको थोड़ा सा जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं लगेगी, उससे डैमेज हो सकती है, स्क्रीन भी डैमेज हो सकती है और उससे टच सेंसिटिविटी पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। इस डिवाइस को साफ करने के लिए बहुत ही सॉफ्ट कोई भी टॉवल ले सकते हैं, जैसे चश्मे का कवर जो जिससे चश्मे का लेंस पूछते हैं उस तरीके का, अगर कोई लिंट फ्री कपड़ा है आप उससे पूछ सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल यूज ना करें। आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि आप इसे स्क्रीन को साफ कर लीजिए, तो आपको सजेस्ट किया जाता है ना करें, स्पेशली सैनिटाइजर और इस तरीके की चीजों को अवॉइड करें इसे स्क्रीन पे लगाने के लिए। वो केमिकल है और आपकी स्क्रीन को खराब कर सकते हैं, तो किसी भी केमिकल, डिटर्जेंट, इन चीजों को अवॉइड करें। इनसे स्क्रीन और पूरी ओवरऑल क्वालिटी डैमेज भी हो सकता है और इसके साथ और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बाकी ऑयल प्रूफ वो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को कि किसी भी तरीके की डस्ट या किसी भी तरीके के लिक्विड या केमिकल एक्सपोजर से इस डिवाइस को बचा के रखें। और इसके जो एक्सटीरियर पार्ट्स हैं उनको ना तो तोड़ने की कोशिश करें ना उनको खोलने की कोशिश करें, क्योंकि इस डिवाइस में किसी भी तरीके का कोई ऐसा चीज नहीं है। आप बैटरी भी आप खुद चेंज नहीं कर सकते, बैटरी चेंज करने के लिए भी आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। रवि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और बहुत जेनरिक स्लाइड है, ये सभी के लिए टिप्स है।
जो जो लोग हम लोग अब सिर्फ इस टैबलेट के लिए नहीं, जो भी हम अपनी कंप्यूटिंग डिवाइसेस या बाहर यूज करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डिवाइस में किसी भी तरीके का कोई भी हैकिंग ना हो पाए, या कोई मालवेयर ना पाए, या कोई वायरस ना पाए। तो एक तो आपको कोई भी अननोन एप्लीकेशन नहीं, जो डिपार्टमेंट ने हमें बोला है कि ये 4 एप्लीकेशन यूज करनी है, या जो गाइडलाइंस के अंतर्गत आ रही हैं, उन्हीं एप्लीकेशंस को इन टैबलेट्स में डालें। कोशिश करें कि इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन इस टैबलेट में ना डालें। वो एप्लीकेशंस कैसे काम करेंगी, उनका क्या इम्पैक्ट है, सभी को नहीं पता होता है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप उन एप्लीकेशंस को अवॉइड करें और ना डालें। किसी भी वेबसाइट लिंक है जो आपको किसी ऑफिशियल मीडियम से नहीं आया हुआ है, डिपार्टमेंट से नहीं आया हुआ है, या आपको किसी ऊपर से टेस्ट मैसेज में आता है कोई भी 3 डिजिट वाला, कोई भी ऐसा ऐसा वेबसाइट लिंक आता है जिसे आप जानते नहीं है, या जिसने भेजा है आप उससे नहीं जानते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको बिल्कुल भी ना खोलें, उसको अवॉइड करें। कोई भी सस्पिशियस मेल, ईमेल अगर आपके पास ऐसा आता है जो आपको लगता है कि ये पता नहीं कहाँ से आया है और क्यों आया है, तो आप उन उन किसी भी ईमेल आईडी, ईमेल्स के अटैचमेंट को ना खोलें, या मैसेजेस में जो लिंक्स आते हैं, वेब लिंक्स आते हैं, उनको अवॉइड करें। आप अपने पासवर्ड्स को रेगुलरली चेंज करते रहें, इससे आपकी डिवाइस की सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी। कोई और यूजर आपके डिवाइस को उस तरीके मिसयूज नहीं कर पाएगा। जो भी फीचर आप यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वाईफाई आप यूज कर रहे हैं, तो आप उसको खोलिए, जैसे ही आपका काम खत्म हो गया आप उसे बंद कर दीजिए। ब्लूटूथ आप यूज कर रहे हैं, जैसे ही आपका काम खत्म हो गया उसको बंद कर दीजिए, अगर आपकी डिवाइस कोई कंटिन्यूस मोड में कनेक्ट नहीं है। इससे भी हमारा थोड़ा सा सिक्योरिटी को स्ट्रांग होता है, और हमें करना चाहिए। आपको एक एक एंटीवायरस ऑलरेडी इस डिवाइस में बिल्ट इन है, वो इसका ध्यान रखता है। आप सभी की डिवाइसेस में, सैमसंग की सारी डिवाइसेस में एंटीवायरस रहता है। आप उसको रन करा सकते हैं, आपको बाहर से कोई भी एंटीवायरस लेने की जरूरत नहीं है। उसका एसओपी हम डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर देंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि वो एसओपी पे जो भी आपकी टाइमलाइन है, या जब भी आपको टाइम मिलता है, वो एंटीवायरस चलाएं। इससे आपकी डिवाइस सेफ रहेगी और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। आप किसी भी तरीके का कुछ भी सेटिंग्स में चेंज करने की, या रजिस्ट्री सेटिंग्स में चेंज करने की कोशिश ना करें कि ओएस अपडेट कराने के लिए आप किसी थर्ड पार्टी का सहारा लेते हैं, या कोई भी किसी के पास जाके कोई एप्लीकेशन अपडेट कराने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमें दिक्कत हो सकती है। तो उन चीजों को आप अवॉइड करें। और अगर आप ये टैबलेट्स किसी कंप्यूटर से जोड़ते हैं जो आपके ऑफिस में अवेलेबल है, जो आपके स्कूल में अवेलेबल है, तो आप कोशिश करें कि वो कंप्यूटर भी एंटीवायरस के साथ स्कैन कंप्यूटर होना चाहिए। इससे आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस बहुत ऑप्टिमल रहेगी, आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, और जो भी काम हमें असाइन हुए हैं वो टाइमली हम कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड। अब हम आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो दिखाना चाहते हैं। जब भी आप इस डिवाइस को पहली बार खोलेंगे, तो वो डिवाइस क्या क्या एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है, वो वीडियो हम आपके पास आज चलाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे आपको पता चलेगा कि डिवाइस पहली बार की तो आपको क्या स्टेप करने हैं, कैसे वो डिवाइस कॉन्फ़िगर होगी, और वो डिवाइस कॉन्फ़िगर आपको कैसे पता चलेगा कि वो डिवाइस कॉन्फ़िगर हो गई है। रवि आप इस वीडियो को दिखाएंगे, और वो आपके साथ इस पे नॉलेज शेयर करेंगे। रवि, ओवर टू यू। Thank you, Samir. Thank you so much for your valuable inputs. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम रवि प्रकाश है, मैं सैमसंग टीम का पार्ट हूँ। और अभी जब जो समीर ने बताया है कि टैबलेट में किस तरह की प्रिकॉशंस या किस तरह से टैबलेट्स को यूज़ करना है, उसके अलावा मैं अब ये बताने जा रहा हूँ कि अगर टैबलेट ओपन कर लिया, आपने बॉक्स को खोल दिया है, और बॉक्स निकालने के बाद जब आप उसको पावर ऑन करेंगे, जो पावर ऑन बटन बताया समीर ने, उसके बाद जब आप करेंगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन बनकर आता है, जहां पर आपको सबसे पहले ये स्टार्ट वाला विंडो आता है। समीर, सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही? समीर, आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? समीर, कैन यू सी माई स्क्रीन? हेलो हेलो समीर, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं, अभी तो नहीं दिख रही है। आई वॉज शोइंग माई स्क्रीन ओनली। अभी भी नहीं दिख रही है? अब दिख रही है। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर जब पहली बार टैबलेट को अनबॉक्स करेंगे, बॉक्स में से निकालेंगे, तो हम पावर ऑन करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन बनकर आती, जहां पर हमें लिख कर आता है वेलकम। वेलकम करने के बाद आप जब इस पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे,
सो मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ कि कैसे 1 by 1 स्टेप्स हमें लेने हैं इन ऑर्डर टू इंस्टॉल MDM, जो हमारा MDM है सैमसंग का, इसको इंस्टॉल करने के लिए 1 by 1 क्या किस तरह के स्टेप्स लेने हैं वो मैं अभी प्ले करने जा रहा हूँ। अगर आपको इन बिटवीन किसी भी तरह की कोई क्वेरी, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं और समीर आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो आपने पहले स्क्रीन पर प्रेस किया, स्टार्ट क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन आ जाएगा अग्री करने के लिए। ये सारे ऑप्शंस आपको सब पर सभी ऑप्शंस पे आपको अग्री करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करके निकल जाना है यहाँ से। नेक्स्ट करने पे बाद ओके, सो ये स्क्रीन पर क्या होगा, ये स्क्रीन पर नेक्स्ट करने के आते ही आपको ये आपसे वाईफाई का एक ऑप्शन पूछेगा, और जो लोग अपना सिम कार्ड यूज कर रहे हैं इंटरनेट के लिए, वो सिम कार्ड डालेंगे तो आपको ये ऑप्शन स्किप कर जाना है, क्योंकि वो सिम कार्ड से ही आपको ऑप्शन देगा यूज मोबाइल डेटा। अगर आप सिम कार्ड स्लॉट में लगाएंगे टैबलेट के तो आपको ऑप्शन देगा यूज सिम कार्ड डेटा, तो वो आपके सिम कार्ड के डेटा से ही चलने लगेगा। और जो लोग कुछ लोग जो वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं इस MDM को इंस्टॉल करने के लिए, वो इसमें अपने वाईफाई का जो नेम होगा वो सिलेक्ट करके उस पर पासवर्ड अपना जो भी यूज करके इसमें वाईफाई का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना घर का या अपने ऑफिस का पासवर्ड डाल रखा है, पासवर्ड डाल के मैं नेक्स्ट करूंगा। कनेक्ट करते ही कुछ इस तरह से स्क्रीन आने लगेगी। ये ओके, तो जब ये जब टैबलेट इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा तो ये हमारे सैमसंग के सर्वर से बात करने लगता है, सैमसंग के सर्वर से अपनी सेटिंग्स ही उठाने लगता है। इसके लिए जितनी भी पॉलिसीज लगी वो पिक करने लगेगा, और कुछ इस तरह से स्क्रीन आने लगेगी कि प्लीज वेट, वी आर कॉन्फ़िगरिंग योर डिवाइस। ये सारे काम तब होंगे जब आप इंटरनेट लगाएंगे। अगर इंटरनेट नहीं लगाएंगे या उसमें वाईफाई या सिम कार्ड के डेटा नहीं मिल रहा होगा तो ये स्क्रीन नहीं आएगी, वो नॉर्मल टैबलेट की तरह स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप नॉर्मल घर में टैबलेट को स्टार्ट करते हैं या किसी भी फोन को करते हैं। अब मैं इसको ये प्ले कर रहा हूँ, इसका ये स्क्रीन आते ही आपको ये आ जाएगा, स्क्रीन आ जाएगा कि दिस डिवाइस बिलोंग्स टू बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश। आपको इसके बाद जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्लिक कर देना, जो सबसे बॉटम लाइन में दिया है राइट हैंड साइड पे, आप इसको नेक्स्ट करेंगे। ये नेक्स्ट करते ही आपकी बाकी की जो सेटिंग्स है वो पिक करने लगेगा। इस पूरे प्रोसेस में 2-3 मैक्सिमम 5 मिनट्स का टाइम लगने वाला है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा इसमें। ये डिपेंड करेगा कि वहां जिस टैबलेट को इंटरनेट मिल रहा है उसकी स्पीड कैसी है, वहां पे डेटा कैसा चल रहा है, या चाहे वो सिम कार्ड के थ्रू हो या फिर वो वाईफाई के थ्रू हो। अभी देखिए मैंने 2 बार नेक्स्ट किया है, ये सारा डेटा, अब आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, ये पूरा ऑटोमेटिकली अपना सर्वर से सारी डिटेल्स पिक कर रहा है। इसी में इसमें जितना भी ऑथेंटिकेशन है, जितने भी सेटिंग्स हैं उठानी है सर्वर से, सारी सेटिंग्स उठा लेगा, और अब बाय डिफॉल्ट वो खुद से ही सारी चीजें इंस्टॉल करके आपको दे देगा। इसमें बहुत सारे स्टेप्स नहीं है कि हमें कुछ बहुत बार मुश्किल से आपको 2 या 3 बार नेक्स्ट करना है। ये देखिए अभी जितने भी ऐप्स हैं हमारे जो डिपार्टमेंट की तरफ से, या जैसे भी ऐप नेसेसरी ऐप्स है, वो सारे ऐप्स को इंस्टॉल कर रहा है, सारी सेटिंग्स इंस्टॉल कर रहा है, उसको करते ही ये डन हो जाएगा। अगर किसी की स्क्रीन पर लेट से अगर कैसा कोई टैबलेट आता है जिसमें उन्होंने नेक्स्ट किया और उस पर इस तरह का पेज नहीं आया, तो उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ये हो सकता है कि इंटरनेट की वजह से ये पेज नहीं आ रहा है और इंटरनेट आपका स्लो, लेकिन बाद में ये पेज प्रॉम्प्ट हो सकता है। बाद में आपके टैबलेट पे ऑल ऑफ सडन वो पेज आ जाएगा, तो आपको अग्री करके नेक्स्ट कर जाना। अगर आपका टैबलेट नॉर्मल तरह से स्टार्ट हो गया है बट आपको लग रहा है कि हमारा MDM वाला जो पेज था वो नहीं आया है, तो ये उस केस में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली उसको जैसे इंटरनेट की स्पीड बेटर होगी वो उठा के पिक कर लेगा और कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं अभी।
ये जैसे फिनिश हो रहा है, ये डन हो गया है। अब इसमें ये योगी जी का जो और मोदी जी का फोटो आ गया, ये इसका मतलब आप टॉप पर देखिए कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड। ये सब कुछ इसमें जितना भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी जो डिपार्टमेंट के साइड से सजेस्ट की गई थी, सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें डाल दिया है। वॉलपेपर, बूट लोगो जो भी था सब कुछ कर दिया है। अब अगर आपका टैबलेट नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो गया है और आपको ये स्क्रीन नहीं आया है, ये वाला अगर ये स्क्रीन नहीं आया है, इसका मतलब आपके जो एरिया में जहां पर आप कर रहे थे वहां पर इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी, तो वहां से वो अपनी सेटिंग्स को जो सैमसंग के सर्वर पे पड़ी थी वो उठा नहीं पाया है। तो कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल स्टार्ट होने के बाद ये स्क्रीन थोड़ी देर बाद प्रॉम्प्ट होगी, लेट से 5-10 मिनट बाद ये स्क्रीन आ सकती है ऑल ऑफ सडन। तो जैसे आती है आपको वापस से अग्री नेक्स्ट करना है, अग्री करना है और आगे बढ़ जाना है। वो बाकी 2 बार करेंगे, बाकी का सारा स्टेप्स वो फॉलो कर लेगा। तो यहाँ अगर पर टैबलेट इन किसी केस तो आप परेशान मत होइए, वो 2-3 मिनट बाद आ सकता है डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट स्पीड। जी समीर बताएं। यहाँ पर किसी भी तरीके के बहुत सारे ऑप्शन नहीं है आपके पास, यस और नो सेलेक्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। सो एज अ यूजर आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, नेक्स्ट, सेलेक्ट, गो हेड। देयर इज नो यस ऑप्शन, वहां कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे आप पीछे जा सकें। अगर कोई ऑप्शन जो अभी आपने देखा है नहीं आ रहा है तो किसी भी तरीके का उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आप उसे आराम से ऑन कीजिए, थोड़ी देर रखिए, जैसे इंटरनेट स्टेबल स्टेबल होगा आपकी डिवाइस में अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। और अगर उसके जी बाद भी कोई इशू आता है तो पीछे एक पूरी बैकएंड सपोर्ट टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी और आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो समीर, मुझे बस इतना ही बताना था, बाकी आपको कुछ ऐड ऑन करना हो तो। ठीक है, दैट्स ऑल सर, हमारी तरफ से इतना ही था। अगर किसी की कोई क्यूरी हो तो प्लीज हमें बताइए। राहुल सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सैमसंग टीम को इस टैबलेट्स के संबंधित प्रशिक्षण के लिए। इसी के साथ हम आज का सत्र यहीं पे समाप्त करेंगे। आज के सत्र में हमने रजिस्टर्स के ओवरऑल दिशा निर्देशों को, रजिस्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है और ये डिजिटल प्रयास क्यों किए जा रहे हैं उसके ऊपर, और साथ ही में जो टैबलेट्स संबंधी प्रशिक्षण होता है उसके ऊपर हमने आज चर्चा करी। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि इस YouTube लाइव के लिंक के को अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ साझा करें ताकि वो भी इस प्रशिक्षण से लाभान्वित हो सकें और रजिस्टर्स और टैबलेट को कैसे उपयोग